कौन सा समास होगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, कमेंट करके बताएंगे युद्ध भूमि में कौन सा समास होगा। तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर युद्ध के लिए भूमि होती है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर युद्ध के लिए भूमि की बात कर रहा है। युद्ध के लिए किसकी बात कर रहा है, बोलो सर भूमि की बात कर रहा है। इसका जब आप विग्रह देखोगे तो यहाँ क्या निकल रहा है, बोलो सर के लिए विभक्ति निकल रही है। और के लिए विभक्ति किसकी होती है, कहेंगे सर संप्रदान कारक की होती है। और जब संप्रदान कारक की विभक्ति निकले समास में तो वहां क्या होता, संप्रदान तत्पुरुष होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को, सेशन को शेयर वेयर मार दो यार सभी लोग। आदर्श पांडे जी, बंटी कश्यप जी, मोहन भाई साहब हैं, और मोहन को बता दो रागिनी कहाँ कहाँ पर हो। दुबे घर चले जाओ भाई साहब, मोहन घर चले जाओ। आदर्श पांडे बादशाह जी हैं, राम वर्मा जी हैं, धर्मेंद्र भाई साहब हैं इलाहाबाद से, रजनी कंप्यूटर हैं, सागर सिंह जी हैं, सरिता वर्मा जी हैं। चलिए जी मोहन जी घर चले जाओ। गुण दोष में कौन सा समास होगा जरा बताइएगा। द्विगु है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या कर्मधारय है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। सर क्लास क्यों नहीं हुई कल? कल इसलिए नहीं हुई बच्चा, नोएडा पूरा बंद था, दिल्ली यहाँ पे आपका से वो हो रहा था, क्या कहते हैं, चुनाव हो रहा था, वोटिंग चल रही थी, इस वजह से। तो क्या बोलेंगे, गुण, इसको जब विग्रह करेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर गुण और दोष निकलेगा। क्या निकलेगा, कहेंगे सर गुण और दोष निकलेगा। अर्थात गुण और दोष एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, बोलो सर ये आपके वैकल्पिक द्वंद्व कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे, वैकल्पिक द्वंद्व कहे जाएंगे। याद रखिएगा आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, बोलो सर यहाँ पे आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट कर दीजिएगा सभी लोग। हाँ कल क्लास नहीं हुई थी बच्चा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है जरा बताइएगा। देखिए कभी भी पूछे आपसे सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया मेरे भाई वो क्रियाएं होती जिनके साथ कभी भी कर्म जुड़ सकता है। मतलब जैसे आपने कह दिया खाना, क्या खाता है तो बोलो सर भोजन करता है या खाना खाता है। आपने कहा खाना खाता है, ठीक है ना, तो खाना हो गया। अच्छा आपने कहा क्या खेलता है तो आप कहोगे भैया क्रिकेट खेलता है, तो खेलना सकर्मक क्रिया है। पीना क्या है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। खाना सकर्मक क्रिया है। लेना क्या है, बोलो सर सकर्मक क्रिया है। लिखना क्या है, कहेंगे सर सकर्मक क्रिया है जिसके साथ कर्म जुड़ जाए। उसके बाद क्या बोलेंगे, कहेंगे सर यहाँ पे आपका पढ़ना क्या है, सकर्मक क्रिया है। पढ़ना सकर्मक क्रिया है। खेलना सकर्मक क्रिया है। देखना क्या है, सकर्मक क्रिया है। ये कौन सी है, चलाना क्या है, बोलो सर चलाना अगर आ जाए, चलाना, देखिए एक होती है चलना, चलना अकर्मक क्रिया, चलाना आ जाए तो सकर्मक हो जाएगी। अब यहीं पे आप अगर आपसे पूछे अकर्मक क्रिया कौन कौन सी, तो एक सभी लोग बताएंगे एक झटके में। जैसे राहुल जी ने क्या कहा, एक झटके में गरीबी दूर, इसी तरह से आपको एक झटके में अकर्मक क्रियाएं बतानी है। जैसे आपने कह दिया चलना क्या है, अकर्मक क्रिया है। दौड़ना क्या है, बोलो सर अकर्मक क्रिया है, ठीक है ना, दौड़ना अकर्मक क्रिया है। हंसना क्या है, हंसना आपकी अकर्मक क्रिया है। रोना क्या है, बोलो सर रोना भी अकर्मक क्रिया है। चलना भी अकर्मक क्रिया, बैठना भी अकर्मक क्रिया है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। रेंगना भी क्या है, बोलो सर अकर्मक क्रिया है, रेंगना। और तैरना भी अकर्मक क्रिया है, तैरना। उड़ना भी अकर्मक क्रिया है, उड़ना, ठीक है ना। दहाड़ना भी अकर्मक क्रिया है। यहाँ पे जो आपका लिखना शब्द दिया है ये कौन सी है, सकर्मक क्रिया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्लियर, चढ़ना अकर्मक क्रिया है, सकर्मक की बात कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है सार्वनामिक विशेषण का अन्य नाम क्या है, कोई बताएगा मुझे। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण की अगर बात करता है तो इसको क्या बोलते हैं, कहेंगे सर इसको सांकेतिक विशेषण भी बोला जाता है। क्या कहेंगे, सांकेतिक विशेषण भी कहा जाता है, सांकेतिक विशेषण। उसके बाद इसका एक नाम और होता है, बोले सर क्या, कहेंगे सर इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, तो एक शब्द और होता है इसके लिए, इसको बोलेंगे, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होता है। तब तक मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं पहचानने की। सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ जाए, सर्वनाम के ठीक बाद जब कभी संज्ञा और सर्वनाम स्वयं आ जाता है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ये सर्वनाम सर्वनाम नहीं रह जाता है, ये आपका सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। बोलो एग्जाम्पल दीजिएगा। मैंने कहा वह पेड़ सूख गया, क्या बोले, वह पेड़ सूख गया, ये क्या है, एग्जाम्पल है। अब देखो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। वह क्या है, बोलो सर सर्वनाम है यहाँ पे, और पेड़ क्या है, बोलो सर पेड़ संज्ञा है। सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ गई, अर्थात ये वह क्या हो जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे आंसर कौन सा बनेगा, दूसरा कौन सा, तो बोलो सर इसको निर्देशक विशेषण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सभी लोग याद रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोत्साहित का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। अनप्रोत्साहित होगा, अप्रोत्साहित होगा, हतोत्साहित होगा, या क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दो। अब अगर आपसे कभी भी पूछे कि भैया उत्साह का विलोम क्या होता है, तो आप कह दीजिएगा भैया अनुत्साह हो जाएगा। क्या होगा, अनुत्साह हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, कहेंगे सर एकदम सही। लेकिन प्रोत्साहित का विलोम पूछे तो क्या हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला यहां पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौकोर शब्द में कौन सा विशेषण होगा जरा बताएंगे। गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्या या सार्वनामिक। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलो अच्छा ये बता दो मुझे, सार्वनामिक विशेषण के भेद कितने होते हैं, कोई बताएगा मुझे। इसके भेद कितने होते हैं, कोई बताएगा। सार्वनामिक विशेषण के मुख्य रूप से भेद कितने होते हैं, जरा बताइएगा सभी लोग।
अच्छा, संख्यावाचक विशेषण की अगर बात करता है यहां पे तो गिनने की बात होती है। किसकी बात होगी? बोलो सर गिनने की। और यहां पे मापतौल की बात होगी। अगर तौल माप रहा है तो क्या हो जाएगा आपका? तो परिमाणवाचक होगा। अब आपने कहा जो भाई साहब इन्होंने एक घर लिया है वो चौकोर है, कैसा है? तो बोले सर राम का घर चौकोर है। कैसा है? चौकोर है। अब घर की विशेषता क्या है कि वो चौकोर है। यहां क्या हो जाएगा? बोलो सर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को? मतलब शेयर वेयर नहीं करोगे क्लास को? सिया पांडे जी, बादशाह भाई साहब, कुछ तो बादशाहित दिखाओ यार, थोड़ा लगे कि क्लास चल रही है। अनुमत शब्द के लिए यहां पे वाक्यांश का चयन करें। जल्दी से कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा। बढ़िया प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाता हूं, लेवल वाले क्वेश्चन लाता हूं आपके लिए, आप फिर भी क्लास नहीं शेयर करते हो। मुझे अचानक उल्टी आने लगी, तबीयत नहीं ठीक है, बाय। ये बताना जरूरी था। वैसे भी जा सकते थे तुम बंटी कश्यप, वैसे भी जा सकते थे बिना बताए। अगर नहीं बताते कि तबीयत खराब थी, ब्ला ब्ला ब्ला। चलिए आ जाओ। कह रहा किसी कार्य की आज्ञा देना आदेश कहलाता है। किसी कार्य के लिए निर्देश देना निर्देशन कहलाता है। किसी कार्य के लिए आदेश देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो अनुमति की बात कर रहा है कि मैंने अनुमति दे दी, अर्थात ये काम आप कर सकते हो। तो किसी बात के लिए सहमति देना क्या कहलाता है? बोलो सर अनुमति कहलाता है। बहुत बढ़िया। कह रहा अग्नि का विशेषण क्या होगा? कोई बताएगा? चलो अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे वायु का विशेषण क्या होगा, कमेंट करिएगा। अच्छा ये तो पता होगा शिव का विशेषण क्या होगा। विष्णु का भी विशेषण पता होगा आपको, विष्णु का। शक्ति का भी विशेषण आपको पता होगा, शक्ति का। पता है नहीं पता है? पृथ्वी का भी आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी लोग क्या होगा। अब देखिए वायु का विशेषण क्या होता है? वायव्य होता है। शिव का विशेषण बोले सर शैव होता है। विष्णु का विशेषण क्या होता है? बोले सर वैष्णव होता है। शक्ति का विशेषण पूछे तो शाक्त होता है। और पृथ्वी का विशेषण पूछे तो क्या होता है? बोले सर पार्थिव होता है। और यहाँ पे अग्नि का विशेषण क्या होगा? बोले सर आग्नेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या कह रहा है? बद उपसर्ग यहां पे किस शब्द में है बताइएगा। इसका जब विग्रह तोड़ोगे इसको क्या निकलेगा? बा प्लस दस्तूर निकलेगा। दस्तूर मतलब इज्जत के साथ की बात कर। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोलो सर बा निकलेगा। उसके बाद क्या निकलेगा? बोलो सर दौलत निकलेगा। बा दौलत हो गया। लेकिन जब इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा? कहेंगे सर मैं थोड़ा सा शरीफ क्या हुआ, दुनिया बदमाश हो गई। तो यहाँ पे बदमाश में ये मास जो है ये मूल शब्द है। ये क्या है? मूल शब्द है। और यहाँ पे बद क्या है? बोलो सर बद यहाँ पे उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है। अर्थात आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है जरा बताइएगा। इसमें किसमें सार्वनामिक विशेषण की बात कर रहा है? कमेंट करेंगे सभी लोग। अब देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप गिनने की बात कर रहे हो और नापने तौलने की बात कर रहे हो तो बेशक वहां पे सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगर गिनने की बात हो रही है, नापने तौलने की बात हो रही, तो फिर सर्वनामिक विशेषण नहीं होगा, फिर या तो वो संख्यावाचक है या परिमाणवाचक। क्लियर सभी को? क्वेश्चन क्या कह रहा है? माफ कीजिएगा, कुछ चने, अब चने गिनोगे या तौलोगे? तौलेंगे साहब, तो परिमाणवाचक हो गया। क्या हो गया? परिमाणवाचक। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक। कुछ बच्चे, अब बच्चों को गिनोगे? बिल्कुल गिनेंगे साहब। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। संख्यावाचक, यहां पे ये संख्यावाचक है, ये क्या है? ये आपका परिमाणवाचक हो गया। हिमांशु 5 केले, कितने? 5 केले। निश्चित संख्यावाचक। बचा कौन सा साहब? बचा यहाँ पे ये, यह देखो है सर्वनाम है और उसके बाद लड़का क्या है? संज्ञा आ गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? निश्चित सर्वनामिक विशेषण है, अर्थात ये सर्वनामिक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण। क्लियर हुआ सभी को? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। वाक्य का प्रकार पहचानिए। अब देखो संयुक्त वाक्य अगर आपको पहचानना है तो एक बात याद रखिएगा, दो उपवाक्यों के बीच में, दो क्रियाओं के बीच में, बस दो संज्ञा के बीच में और ना हो। और आएगा, इसलिए आएगा। अगर दो उपवाक्यों के बीच में आ सकता है तो इसलिए आएगा, अथवा भी आ सकता है, तथा भी आ सकता है, एवं आएगा, एवं हो सकता है, एवं, ठीक है ना, किंतु हो सकता है, किंतु, परंतु मिल सकता है आपको, क्या बोलेंगे? परंतु। तो लेकिन, और, इसलिए, अथवा, तथा, एवं, किंतु, परंतु, व, या, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। मिश्र वाक्य में क्या होता है साहब? मिश्र वाक्य में आपको इधर समझाता हूं। मिश्र वाक्य में पहली ट्रिक, छोटी की या फिर क्योंकि, केवल बीच में होगा क्योंकि, ऐसे दो वाक्य के बीच में, या फिर दो संयोजक ऐसे, जो करोगे सो भरोगे, ठीक है ना,
जैसा वैसा कई बार मैं बता भी चुका हूं, जैसा वैसा ऐसे वाक्य मिलेंगे आपको, या फिर यद्यपि तथापि ऐसे वाक्य मिलेंगे संयोजक वाले, यद्यपि तथापि या यद्यपि फिर भी ऐसे शब्द, ठीक है ना। यदि तो ऐसे मिलेंगे शब्द, यदि तो ऐसे शब्द मिलेंगे, जब तब जहां वहां ऐसे, जब तब, ठीक है, जहां वहां ऐसे शब्द मिलेंगे, लेकिन सरल वाक्य के बीच में कोई भी ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे, ये सिंपल सा शब्द होगा, ठीक है ना। पांडे जी पढ़ाई कर लो बच्चा। तो यहां क्या बोलेंगे, यहां पे देखिएगा, कह रहा मुझे विश्वास है कि, जैसे ही लगा छोटी की हम समझ गए साहब क्या होगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, बी आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। पांडे जी पढ़ाई करो यार, सिस्टर का पीछे छोड़ो, अभी सिस्टर को पढ़ने दो, उसको कुछ बनना है, ठीक है, आप भी कुछ बन जाओ पढ़ करके। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कह रहा राम को श्याम से तिगुना फायदा हुआ। वाक्य में कौन सा विशेषण है मेरे भाई, बताइएगा सभी लोग कमेंट करके, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। स्पीड है जितनी ना, सारी स्पीड दिखा दो आज सारी की सारी स्पीड दिखा देना, स्पीड में कमी नहीं आनी चाहिए, ओके। और सेशन को शेयर करिएगा सभी लोग, एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर देंगे, जितने लोग भी हैं। शेयर नहीं किया बड़ा पाप लगेगा, सच बता रहा हूं मैं। चलो आ जाओ। कह रहा राम को श्याम से तिगुना फायदा हुआ। फायदा कितना हुआ बोलो सर, 3 गुना फायदा। आओ थोड़ा सा यहाँ पे खेलते हैं आपके साथ। देखिए जो संख्यावाचक विशेषण होता है ना, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। परिमाण, ये हो गया। एक परिमाणवाचक के विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। परिमाण, क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक। अगर आसानी से मेरे कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया तो मैं सच बता रहा हूं, व्याकरण में आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, इसमें 5 भेद माने जाते हैं। कितने भेद साहब? 5 भेद माने जाते हैं, याद रखिएगा। अनिश्चित के भेद नहीं होते। अनिश्चित में ऐसे आएंगे जैसे कुछ, ठीक है, थोड़ा, बहुत, ऐसे शब्द मिलेंगे, थोड़े बहुत ऐसे। अब देखो ध्यान से समझिएगा, निश्चित संख्यावाचक का जब हम भेद करते हैं, इसको थोड़ा सा समझा दूं, क्या एक्सप्लेन कर दूं? एक बार कमेंट करिएगा, मन कर रहा है एक्सप्लेन करने का। अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। एक बार थंब आने चाहिए लाइक वाले सभी के। अगर लाइक वाले सभी के थंब आ गए तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो यहां पे आपने क्या पढ़ा, एक पढ़ा होगा निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं साहब? 5 भेद होते हैं। ध्यान से समझिएगा, कितने भेद बोले सर? 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा। 5 भेद कौन कौन से होते हैं, आओ देखते हैं जरा। पहला कौन सा होता है बोले सर? पहला होता है आपका गणनावाचक। क्या बोलेंगे? गणनावाचक, ठीक है। गणनावाचक के 2 भेद होते हैं। पहला भेद क्या होता है बोले सर? पहला भेद होता है आपका पूर्णांक बोधक, बोलते हैं इसको, पूर्ण या पूर्ण गणनावाचक, पूर्णांक बोधक, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है आपका अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। ध्यान से समझिएगा, चीजें मिस नहीं होनी चाहिए यहां से, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है साहब? दूसरा होता है आपका क्रमवाचक, क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा यहां पे होता है आपका समूह या समुदायवाचक। थोड़ा इसको ऊपर लिखता हूं, क्या बोलेंगे? समूह या समुदायवाचक कह सकते हैं, समुदायवाचक, समुदाय या समूहवाचक कह सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। चौथा कौन सा होता है बोलो सर? चौथा होता है आपका आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण। आवृत्ति बोधक कह लीजिए, यहाँ पे बोधक लगा दीजिए या वाचक लगा दीजिए, एक ही बात है। और पांचवा कौन सा होता है बोलो सर? प्रत्येक या हरेक वाचक बोलते हैं इसको, प्रत्येक या हरेक वाचक। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर देना यार, जितने लोग भी हो शेयर करना सेशन को। अब देखो पूर्णांक गणनावाचक में आपने क्या कहा? आपने कह दिया भैया 4 केले खा गए हम, 5 लड़के दौड़ते हुए आ रहे थे, ठीक है ना, 10 लोग गायब हो गए और वहां 50 लोग खड़े थे, ठीक है ना। 1000 रुपए हमको पिताजी ने दिए कि ऐश करो बेटा। तो ये क्या होगा बोलो सर? ये पूर्णांक बोधक हो गया। अपूर्णांक बोधक आपने कहा आज 350 रुपए का आटा लाना है, 350 का, ठीक है, 3.5। आपने कह दिया 250 रुपए, 250 रुपए छोटे भाई ने चुरा लिए, 250 रुपए छोटे भाई ने चुरा लिए, ठीक है। 4.5 या 2.25 रुपए का, 2.25 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, 2.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाना। ऐसे शब्द क्या हो गए? अपूर्णांक बोधक हो। अब आता है आपका कौन सा? क्रमवाचक। क्रमवाचक आपने कहा मेरा भाई प्रथम स्थान पर आया, ठीक है, वह चौथी अनुसूची में वर्णित है, चौथा। आपने कहा नहीं साहब वो 5वां है, ठीक है। अच्छा
फिर आपने कह दिया नहीं वो 7वां है। तो ऐसे शब्द जहां भी आपको मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, बोले सर वो आपके समुदाय क्या कहते हैं आपका क्रमवाचक हो जाएंगे, पहला तीसरा। अच्छा आपने कह दिया नहीं तृतीय, आपने कह दिया द्वितीय, ये शब्द क्या है समुदायवाचक, सॉरी आपके क्रमवाचक है। क्लियर हो रहा है सभी को, बताइएगा। तीसरा चौथा पांचवा ऐसे शब्द आ जाएंगे। समुदायवाचक में क्या होता है साहब, समुदायवाचक में सन्नी देवल क्या कहता है, सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा। गुरुजी कहते तुम दोनों बच्चे मुर्गा बन जाओ, ठीक है। वहां चारों लोग खड़े हैं उनको बुला लाना, ठीक है। 10 लोग उड़ जाओ यहां से, बहुत देर हो गई। तो ऐसे शब्द मिले, सातों, दोनों, चारों, 10, ये क्या हो गए पूर्णांक आपके समुदाय बोधक। उसके बाद आता है आवृत्तिवाचक। आज मोहन ने 4 गुना काम किया, कितना 4 गुना, दुगुना, तिगुना, 10 गुना, जहां गुना लगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका आवृत्तिवाचक हो जाएगा जो आवृत्ति में बढ़ रहा है। प्रत्येक में आपने कहा एक एक की बात करता है, एक एक व्यक्ति को प्रसाद मिलना चाहिए, हर एक व्यक्ति को किताबें मिलनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट को किताबें, प्रत्येक वस्तु को 2 रुपए मिलने चाहिए। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो काम आएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट छापो काम आएगा भैया। स्क्रीनशॉट लिया नहीं लिया बताओ, जल्दी से बताओ, आगे बढ़े। बहुत शानदार। अब इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा देखिएगा, राम को श्याम से तिगुना फायदा हुआ, तो यहां क्या हो गया, बोल सर यहां पे निश्चित संख्यावाचक हो गया। और निश्चित संख्यावाचक में कौन सा, तो बोल सर निश्चित संख्यावाचक में जो आपका आवृत्तिवाचक हुआ था, जो आवृत्ति बोधक आपका हुआ था, आवृत्ति बोधक कहो या आवृत्तिवाचक कहो, बात एक ही है, ये वही वाला हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला देखिएगा कि मैं अनुराग को पत्र अवश्य लिखूंगी। अच्छी बात है भाई, लिखो, किसने रोका है। तो कह रहा मैं अनुराग को पत्र अवश्य लिखूंगी, ठीक है भाई लिखो, क्रिया करो लिखने की, ठीक है। कह रहा और पत्र क्या है, कर्म है यहां पे मैं क्या है, करता है, कौन सी क्रिया है। अच्छा अनुराग भी यहां पे कर्म है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये क्या है, करता है, कौन सी क्रिया है, पहली बात सकर्मक क्रिया है। लेकिन सकर्मक के भी 2 भेद होते हैं, मैंने आपको बताया था। ये जो आपकी सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के कितने, अब जल्दीबाजी में लोग गड़बड़ कर जाते हैं। सकर्मक क्रिया के 2 भेद, एक को बोलते हैं एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और दूसरी को क्या बोलते हैं, दूसरी को बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो ये कौन सी वाली क्रिया है, सबसे क्लोज क्या है, बोलो सर द्विकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे 2 कर्म है इसलिए आंसर सी वाला हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइएगा एक बार। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा परमौजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा, कोई बताएगा। चलो अच्छा यही बता दो इसमें कौन सी संधि है, यही बता दो इसमें कौन सी संधि है। हाँ अब देखो यहां पे सबसे पहली बात तो आपने पढ़ा होगा कि ऊपर अगर 2 मात्राएं ये वाली हैं या फिर ये वाली 2 मात्राएं हैं, तो क्या होगा बोलो सर, तब यहां पे वृद्धि संधि होती है, गुणों में थोड़ी सी वृद्धि करनी होती है। अब यहां पे कौन सी हो गई, बोलो सर यहां पे आपकी वृद्धि संधि हो गई, वृद्धि स्वर संधि, स्वर संधि। अब इसको ध्यान से समझिएगा, वृद्धि स्वर संधि का दूसरा नियम क्या कहता है कि कभी भी आ और आ के बाद में क्या आता है, आ और आ के बाद में ओ या अव आ जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा बोलो सर, तो अव बनता है, अव बनता है जिसकी मात्रा क्या होती है, जिसकी मात्रा ये होती है। क्लियर। हाँ अब देखो कई लोग बी कर रहे हैं, कई लोग सी कर रहे हैं। शब्द क्या दिया हुआ है, परमौजस्वी दिया हुआ। कैसे करोगे इसको समझ लीजिएगा। वैसे आंसर बताने तो मैं भी बता सकता हूं कि कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, कौन सा होगा, कहीं सी वाला हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर सभी का आ गया, लेकिन इसका थोड़ा तरीका सीख लीजिएगा, करा कैसे जाता है। इसको यहाँ तोड़ेंगे, हलंत लगाएंगे, यहाँ पे संधि हो रही है तो ओ की मात्रा को, औ की मात्रा को बाहर निकालेंगे, इधर जो बचा उसको ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये कैसे बना होगा, औ, तो बोलो सर यहाँ पे आ और आ में से कोई एक रहा होगा, और इधर क्या होगा, इधर ओ और ओ में से कोई एक रहा होगा, तो दोनों से एक एक मूल शब्द बना लो। इधर क्या बनेगा बोलो सर, परम, और इधर क्या बनेगा बोलो सर, इधर ओजस्वी बनेगा। ओजस्वी नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ओजस्वी होता है, अर्थात परम धन ओजस्वी, सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है बोलो सर, यहाँ पे आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। और व्यंजन संधि का दूसरा नियम जानते हो क्या, पहला एक, कई सारे नियम है इसमें, एक नियम ये कहता है कि ता और दा के बाद, ता और पहले पद का अंतिम वर्ण ता और दा में से कोई एक है, और उसका योग किसके साथ हो रहा है,
उसका योग यदि सा के साथ में हो रहा है तो ये किस में बदलेगा, ये चा में बदल जाएगा, और यहां क्या होगा, ये छा में बदल जाएगा। ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ, उच्छ्वास लिखा हुआ है, ये उत धन श्वास हुआ करता था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या था, उत धन श्वास था। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, बोलो सर यहाँ पे चा बन गया, और यहाँ क्या बन गया, बोलो सर यहाँ पे छा बन गया, तो उच्छ्वास बन गया। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है कि दाता का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। दाता का विलोम क्या होगा, दानी होगा या फिर याचक होगा, पाचक होगा या दायक होगा। दाता की बात कर रहा है, दाता का विलोम क्या होगा बताइएगा। अब देखो दानी का क्या होता है, दानी का विलोम आप याचक भी कर सकते हो, दानी का विलोम भिखारी भी कर सकते हो, भाई भिखारी मांगता है, दानी दान करता है। ठीक है, ये भी कर सकते हो। दानी का विलोम आप भिक्षुक भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या करोगे, भिक्षुक भी आप कर सकते हो। याचक का मतलब होता है मांगने वाला, तो याचक का भी विलोम क्या होगा, बोलो सर याचक का भी विलोम आपका दाता ही हो जाएगा, तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा कल्पना का विशेषण क्या होगा, कोई बताएगा। अब यहां पे शब्द क्या था, बोलो सर शब्द था कल्पना, विशेषण बनाने के लिए एक प्रत्यय लगाया गया, इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी और ये बड़ा बनेगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये काल्पनिक हो जाएगा। क्या होगा, कहीं सर ये काल्पनिक हो जाएगा। देखो लिखा है कहीं पे काल्पनिक, कहीं पे है, बोलो सर यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए अगला कह रहा है कि श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है, जरा बताइएगा। चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी। सर क्लास कब तक होगी, 2 घंटे होगी बच्चा क्लास, जब तक 80 क्वेश्चन समाप्त नहीं हो जाते। अब जितना जल्दी स्पीड में हो जाए 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन 1.5 घंटे चलेगी क्लास, ज्यादा नहीं चलेगी, 1.5 घंटे में उड़ा देंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, कह रहा श्याम जरा उठो बाहर देखो, देखना क्या है, बोल सर क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, कहां देखो, बाहर देखो, मतलब ये क्रिया के होने का स्थान बता रहा है। तो क्रिया के होने का और स्थान या दिशा बताए तो वहां क्या होता है, बोल सर वहां पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, ध्यान रखिएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो बाहर शब्द है ये क्या है, बोल सर ये अव्यय शब्द है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा रागिनी गुरुजी से नृत्य सीखती है, कौन सा कारक होगा बताइएगा। कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा स्पीड में। मैंने आपको बताया भी था कि क्रिया जब सीखने के अर्थ में आए, ठीक है, क्रिया जब अलगाव की स्थिति में आए, किसकी स्थिति में, अलगाव हो, दो में तुलना हो, क्या बोलेंगे, अगर दो में तुलना हो, दो में तुलना हो, ठीक है, या फिर सीखना हो, या शर्माना हो, शर्माना, लजाना एक ही बात है, लजाना, डरना कि कुत्ते से डर रहे हो, ठीक है, निकलना, निकलने की बात हो, निकलना, हमेशा क्या होता है, रागिनी गुरुजी से नृत्य सीखती से विभक्ति आ रही, गुरुजी क्या है, अपादान कारक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। समझ पाए नहीं समझ पाए, जैसे आपने कहा भैया राधा श्याम से शर्माती है, यहां भी अपादान कारक हो गया, गुरुजी से नृत्य सीखती है, यहां भी अपादान कारक है, गंगा हिमालय से निकलती, यहां भी अपादान कारक है, आदर्श कुत्तों से डरता है, यहां भी अपादान कारक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूप का प्रयोग के आधार, रूप या प्रयोग के आधार पे कितने प्रकार के शब्द होते हैं बताइएगा। रूप या प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी स्पीड में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तब तक मैं थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करता हूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर कभी भी आपसे पूछे उत्पत्ति इतिहास, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, उत्पत्ति इतिहास या स्रोत के आधार पे, स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या कहोगे, 4 प्रकार के। कौन कौन से साहब, एक आपका तत्सम होता है, दूसरा आपका क्या होता है, बोलो सर दूसरा आपका तद्भव होता है, तत्सम तद्भव, और उसके बाद देशज होता है, और उसके बाद क्या होता है, बोलो सर उसके बाद आपका विदेशज होता है। समझ गए। लेकिन प्रयोग और रूप के आधार पे कितने प्रकार के, तो बोलो सर 2 प्रकार के। एक कौन सा होता है, तो कहेंगे सर एक विकारी शब्द होता है, विकारी शब्द, और दूसरा कौन सा होता है, बोलो सर दूसरा आपका अविकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द। ठीक है ना, विकारी शब्द बोले तो कौन, विकारी शब्द बोले तो कौन, तो बोले सर संज्ञा हो गया, ठीक है, सर्वनाम हो गया, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, और उसके बाद कौन सा, विशेषण। ये क्या है, बोलो सर ये आपके कौन से, ये आपके विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द की बात करें तो क्या हो जाएंगे, बोलो सर क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ध्यान दीजिएगा, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय,
उसके बाद कौन सा, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, और उसके बाद कौन सा, उसके बाद आपका आता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो यहां पे आपका बी डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधुर शब्द में कौन सी संधि होगी, जरा बताइएगा। अब देखो यहाँ पे कौन सी संधि बोले सर, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भैया, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि का। और दीर्घ स्वर संधि का एक नियम कहता है कि कभी भी उ और उ के बाद में, ठीक है ना, उ और उ का योग होता है तो हमेशा क्या बनता है बोलो सर, बड़ा उ ही बनता है, जिसकी मात्रा क्या है, ये वाली है। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है बोलो सर, सिंदूर में लिखा हुआ है। अभी समझ जाओगे तुरंत आंसर, आप लोग करिएगा आंसर तब तक। इसको जब तोड़ोगे यहां से क्या निकलेगा बोलो सर, यहां से निकलेगा सिंध। क्या निकलेगा बोलो सर, सिंध निकलेगा, सिंध। और उसके बाद क्या आएगा, बड़ा ऊ निकलेगा यहां से। उसके बाद जो बचा उसको ऐसे लिख देना। अभी देखो समझ जाओगे तुरंत, 2 मिनट नहीं लगेगा। इधर ऊ और ऊ में से कोई एक रहा होगा, इधर भी ऊ और ऊ में से कोई एक रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहां से क्या क्या उठाना है, एक एक मूल शब्द बनाना। तो यहां से सिंधु ऊ उठाएंगे और यहां से ये ऊ उठाएंगे। तो जब दोनों को मिलाएंगे, इसको इसके साथ ले जाओगे क्या बनेगा, तो इसको जब इसके साथ ले जाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा बोलो सर, यहाँ पे सिंधु बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ क्या बन जाएगा, ऊर्मी बन जाएगा, ऊर्मी मतलब लहर। तो यहाँ पे सिंधु धन ऊर्मी हो गया, ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिले हैं, अर्थात आंसर कौन सा है, तो बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला है। बोलो क्लियर सभी को, बी आया ना, बहुत शानदार। अगला देखिएगा, प्रतिधन आरोपण में कौन सी संधि होगी, क्या होगा संधि रूप बताएगा। तो यहाँ पे यण स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, यण स्वर संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। और यण स्वर संधि का पहला नियम क्या कहता है, आपको पता ही है कि ई और ई का योग अगर किसी भिन्न स्वर के साथ में होता है, किसके साथ होता है बोलो सर, भिन्न स्वर के साथ होता है, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो सर, ये जो है ना, ये या में बदल जाते हैं। किस में बदलते हैं, या में। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखो जरा समझो, एक बार सेशन को शेयर कर दो और कहो तो स्पीड में मैं चलता रहूं, स्पीड ज्यादा हो तो बता दो, मैं कम कर दूंगा। ठीक है, लेकिन समझो क्वेश्चन को, समझो ध्यान से। इसको तोड़ेंगे, क्या निकलेगा, प्रत निकलेगा, हलंत लगाएंगे, ई की मात्रा आएगी, यहां से क्या आ जाएगा, आ जाएगा, आ बड़ा। ठीक है, उसके बाद जो बचा उसको लिख दीजिएगा ऐसे। अब देखो ये क्या बनेगा, या बनेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो भिन्न स्वर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इधर जो बचा उसको लिख देना ऐसे हलंत के साथ, और इधर जो बचा उसको भी ऐसे ही लिख देना। समझना है तो बताना मुझे। अब इनको जोड़ना स्टार्ट करो। देखो ये आधा है तो आधा लिखेंगे, यहाँ पे या लगाएंगे, यहाँ पे आ का डंडा आ जाएगा, उसके बाद जो बचा उसको ऐसे लिख देना। ठीक है, प्रत्यारोपण देखो है कहीं पे, जल्दी से देखो कहीं पे प्रत्यारोपण है क्या, सी आंसर आया नहीं आया सभी का, कई लोग बी कर रहे थे भाई साहब। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा, माल गोदाम में समास कौन सा होगा जरा बताएगा। ये भी आसान है, क्या बोलेंगे, माल के लिए गोदाम बन रहा है, क्या बन रहा है, गोदाम के लिए किसकी विभक्ति है, संप्रदान कारक की। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा जरा, ये किस में आएगी, तत्पुरुष समास में। आंसर क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष। क्वेश्चन आने से पहले आप आंसर दे दिया करो। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा मम ऐश्वर्य में संधि कौन सी होगी बताइएगा, जल्दी जल्दी बता दो स्पीड में। देखो यहां भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, वृद्धि स्वर संधि। तो जैसे मैंने तरीके से किया है ना, सेम उसी तरीके से आप लोग भी करिएगा। तो ये क्या बनेगा, ये आपका ममेश्वर्य बन जाएगा। यहां से आ निकलेगा और यहां से ए निकलेगा, बराबर दोनों क्या बनेंगे, तो यहां पे ए बन जाएंगे, उसके बाद जोड़ दीजिएगा तो ममेश्वर्य बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे क्या कहा जाता है बताइएगा। बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। वह स्त्री जिसने दूसरा विवाह कर लिया हो, अदूधा, अद्यूढ़ा, अधूढ़ा या अद्यूढ़ा या नव विवाहिता। सर बुक लेने के लिए क्या करें, बुक का नाम सर बता दीजिए। देखिए बुक लेने के लिए अभी तो बुक सेक्शन में मिलेगी आपको, जो ये क्या कहते हैं, टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, बुक सेक्शन में जाकर के वहां से इसको परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहीं से मिल जाएगी। अभी आपके नजदीकी बुक स्टॉल पे नहीं पहुंच पाई है, लेकिन बहुत जल्द पहुंच जाएगी आपकी। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, डाइवोर्स दे दिया हो, डाइवोर्स देकर के दूसरी शादी कर ली, उसे अद्यूढ़ा कहा जाता है, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है ना, अद्यूढ़ा मतलब आधा उड़ा उसका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मासूम शिक्षा कौशल न्यू है। उर्दू का स्यापा किसकी रचना है, कोई बताएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बता दो स्पीड में। उर्दू का स्यापा पूछा जा रहा है, किसकी रचना है बताइएगा।
अब देखो सुभद्रा कुमारी चौहान की 2 रचनाएं याद रखिएगा। पहली कौन सी? झांसी की रानी, झांसी की रानी। और दूसरी कौन सी? वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, हो बसंत। ठीक है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे ग्राम है, इनकी प्रथम कहानी 1912 में आई थी। कामायनी है, इनका अंतिम महाकाव्य है। क्या बोलेंगे? कामायनी। 15 सर्ग हैं इसमें। कामायनी 15 सर्ग हैं, ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछे जाते हैं। कामायनी हो गई, महाकाव्य है। उसके बाद क्या कहेंगे? लहर है आपकी, झरना है, लहर, लहर है, झरना है, झरना। ठीक है। और क्या कहेंगे? आंसू है, आंसू, तितली, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, भूलिएगा नहीं, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है। उसके बाद ये खूब पूछी जाती है, जनमेजय का नाग यज्ञ, नाग यज्ञ। ठीक है। उसके बाद इनकी और रचना है स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त। और कौन सी? इनकी चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। ये नाटक है इनके, चंद्रगुप्त। ठीक है। याद रहेगा नहीं? याद रहेगा, याद रखना। उसके बाद आते हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने लिखा है वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति, वैदिक हिंसा 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 ना भवति, हिंसा ना भवति इनकी रचना है, जरूर याद रखिएगा। ये कई बार इनकी रचना पूछी जा चुकी है, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। भारत दुर्दशा इन्होंने लिखा है, भारत दुर्दशा, दुर्दशा। ठीक है। भारत दुर्दशा, दुर्दशा। एक श्री चंद्रावती लिखा है इन्होंने, श्री चंद्रावती। और उर्दू का स्यापा किसने लिखा है? बोलो सर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही लिखा है। नील देवी भी लिखा है। अंधेर नगर, अंधेर नगरी इन्होंने लिखा है। अगला कह रहा है कि भैया गहना एक कनक तो गहना, इनमह भाव न दूजा। मतलब गहना एक कनकता गहना, कहने का मतलब है गहना जो है एक गहना, गहने का मतलब उसको कनक को भी कहा जाता है, लेकिन उससे कनक का मतलब सोना होता है, कनक का मतलब धतूरा होता है। एक कनक से क्या किया जाता है? गहना मढ़े जाते हैं, लेकिन दूसरे कनक से गहना नहीं मढ़े जाते। तो गहना एक कनक ते गहना, इनमें भाव न दूजा, कहन सुनन को दुह कर थापिन, एक निमाज एक पूजा। जैसे कहने को तो 2 चीजें हैं कि एक कोई कह रहा नमाज कर रहे हैं, कोई कह रहा पूजा कर रहे हैं, कर सब ऊपर वाले की इबादत रहे, ऊपर वाले का नाम ले रहे, जो सबका मालिक एक है, ऐसा कहा जाता है। तो ये किसकी रचना है? आप इसको पढ़ करके अगर इसका अर्थ समझते हो बता दोगे। जिन्होंने ना तो मस्जिद को माना है, ना मंदिर को माना है, ना गिरजाघर को माना है, ना भगवान को माना है, ना अल्लाह को माना है। इन्होंने कहा है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बना, ताचढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। लेकिन हां, इन्होंने हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने कहा कि पाथर पूजे शिव मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाकी भली जो पी से खाए संसार। समझ गए? अगला क्वेश्चन करा, मगही किस उपबोली की भाषा है? जरा बताइएगा। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो यहाँ पे बिहारी हिंदी की क्या बोलेंगे? कैंसर। देखो एक बच्चा कह रहा है, संजय चौहान जी कह रहे हैं थोड़ा स्पीड में चलो। अब इसको स्पीड दिखाता हूं मैं। मगही किसकी भाषा है? बोलो सर बिहारी की है। बात खत्म हो गई, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा, कनक कनकते सौगुनी मादक तादिका, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। कह रहा है ये किसकी रचना है, जरा बताइएगा। तो क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, क्या कहेंगे? ये किसकी रचना है? तो कहेंगे सर ये बिहारी जी की रचना है। तो इसको भी आंसर कर दिया। अब देखो संजय चौहान जी, अभी इसको समझा दूंगा मैं, संजय चौहान को डेमो दे रहा हूं। निम्न विकल्पों में से वाक्य के लिए उपयुक्त लोकोक्ति का चयन करें। सीमित दायरा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मियाँ की दौड़ मस्जिद, मियाँ की दाढ़ी वाहवाही में गई, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बोल सर मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। संजय चौहान जी और स्पीड। कह रहा निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? तो कह रहा छिपकली है, उजियाला है, और रचयिता है युधिष्ठिर है। इसमें से कौन सी सही है? तो यहां पे छिपकली होता है। क्या बोलेंगे कैंसर? छिपकली, छिपकली, छिपकली होता है, छिपकली। और क्या बोलेंगे कैंसर? उजाला होता है, उजाला। और क्या बोलेंगे कैंसर? रचयिता और युधिष्ठिर। क्या कहेंगे? यहां पे आपका युधिष्ठिर ऐसे लिखा जाता है, युधिष्ठिर। बात खत्म हो गई। आंसर कौन सा हो गया? बोलो सर ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो गया। ऐसे सही स्पीड। अगला देखो, तप और तप्य का मतलब क्या होता है? तो तप का मतलब तपस्या हो गया, तप्य का मतलब शिव हो गया। संजय चौहान स्पीड सही है क्या? अगला कह रहा किस समूह में सभी शब्द उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं? उन्नत है, अहनप है, उत्थान है, विकास है, प्रगति है, उत्तम है, प्रशंसा है। उदय है, उत्थान है, तरक्की है, अभ्युदय है, या क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, सभी लोग आंसर करो स्पीड में, जितने लोग हो।
हाँ जल्दी से आंसर करिएगा, सही है नहीं? उत्थान, तरक्की, अभ्युदय, समृद्धि। तो ये संजय चौहान देखो, ये आंसर हो गया, खत्म। अरे ऐसे ही पढ़ना है, कहीं जाकर के पढ़ लो। 70 लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, 70-75 लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, कहीं भी जाकर के पढ़ लो। मेरी क्लास में आना है तो पढ़ाई के लिए थोड़ा करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखो राजस्थानी हिंदी में कौन सी निकलती, बोले सर राजस्थानी हिंदी में आपकी मारवाड़ी निकलेगी, ठीक है। मेवाती निकलेगी, कौन सी, बोले सर मेवाती। और उसके बाद कौन सी निकलेगी, बोले सर जयपुरी निकलेगी। और कौन सी, बोले सर, और आपकी क्या बोलते हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी, मालवी निकलती। मुख्य रूप से ये 4 निकलती। पश्चिमी हिंदी में आपकी कौन सी, पश्चिमी हिंदी में आपकी, बोले सर यहाँ पे आपका आपकी खड़ी बोली हो गई। खड़ी बोली ध्यान रखिएगा, जिसको कौरवी बोलते हैं। खड़ी बोली जिसको क्या बोलते हैं, कौरवी बोलते हैं। उसके बाद कौन सी कहेंगे सर, उसके बाद हरियाणवी आ जाएगी आपकी, हरियाणवी जिसको बांगरू बोलते हैं। और कौन सी आएगी, ब्रज भाषा आएगी, ब्रज भाषा। और कौन सी आएगी, बुंदेली आएगी, बुंदेली। देखो मुझे केवल पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, बुंदेली। और कौन सी, बोले सर, और कन्नौजी आएगी, कन्नौजी, ठीक है। उसके बाद पूर्वी हिंदी से आपकी कौन सी निकलती, तो बोले सर पूर्वी हिंदी से आपकी अवधी निकलती है, बघेली निकलती है। और उसके बाद कौन सी आती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ी आती है। बचाओ सभी लोग, वो सही स्पीड थी या ये सही है, कमेंट करके बताना जरा सभी। बिहारी हिंदी में कौन सी निकलेगी, आपकी मैथिली निकलती है। उसके बाद क्या बोलेंगे, उसके बाद आपकी मगही निकलती है, मगही। और उसके बाद आपकी कौन सी निकलती, बोले सर भोजपुरी निकलती। इसको ध्यान रखिएगा। अब सही है या पहले सही था, आप लोग बताना जरा कमेंट करके सभी लोग। चलिए फिर आगे बढ़ूंगा, आप लोग कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कनक कनकते 100 गुनी, ये बिहारी साहब ने लिखा है इन्होंने। और आपसे पूछे तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। उसके बाद ये तो हो गया था, कोई बात नहीं, यहाँ भी ये भी हो गया, कर लोगे। ये भी हो गया, सही था, ये भी आपका सही हो गया। किस समूह में सभी शब्द उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं, तो उत्थान है, तरक्की है, और क्या बोलेंगे अभ्युदय है, समृद्ध है, ये आपके उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे आपका प्रकाश जो है उत्कर्ष का पर्यायवाची नहीं होगा, आलोक उत्कर्ष का पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अहनप नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। प्रगति, उत्तम, प्रशंसा यहाँ पे नहीं होगा, ये गलत हो गए। अगला कह रहा है जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहा जाता है, बताइएगा। तो स्त्री विहीन बोलेंगे, पत्नीहीन बोलेंगे, विधुर बोलेंगे, नारी बोलेंगे। अच्छा, जिस पुरुष की स्त्री जीवित हो, जिस पुरुष की स्त्री साथ हो उसे क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे सपत्नीक, कहते हैं सपत्नीक, सपत्नीक, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, विधुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विधुर का विलोम सपत्नीक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बैठक में कौन सा प्रत्यय होगा, जरा बताएंगे। तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर यहाँ पे बैठ आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, अक आएगा। अक क्या है साहब, प्रत्यय लगा हुआ है। और बैठ क्या है, बोले सर ये धातु है आपकी, तो धातु में प्रत्यय लगा है, मतलब ये कौन सा है, तो कहेंगे सर ये कृत प्रत्यय है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोले सर यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 39 मिनट हुए, 36 क्वेश्चन पे चल रहे हैं, स्पीड सही है मेरे भाई। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास होगा, तो इसको तोड़ेंगे, क्या निकलेगा, बोले सर गुरु के लिए दक्षिणा। आप लोग आंसर बताइए सभी लोग। गुरु के लिए, आज सब संप्रदान तत्पुरुष हैं, के लिए दक्षिणा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां भी क्या हो जाएगा, बोले सर यहां भी आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा कानन का पर्यायवाची क्या होगा, कोई बताएगा। बोलो सर ये जंगल का पर्यायवाची, किसका है, जंगल का पर्यायवाची है, वन का पर्यायवाची है, कांतार का पर्यायवाची है, अरण्य का पर्यायवाची है, अरण्य का, अटवी का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। अटवी का, जंगल, वन, कांतार, अरण्य, अटवी, ये सब किसके हैं, बोलो सर ये जंगल के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्या आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुष्प को क्या कहा जाता है, बोलो सर कुसुम कहा जाता है। प्रसून बोला जाता है, प्रसून याद रखिएगा। और क्या बोलेंगे, कुसुम, प्रसून, पुष्प, फूल, ये सब फूल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा सभी को या नहीं रहेगा, एक बार बताएंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करो, बहुत शानदार। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसे, क्यों, क्योंकि इसका पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ब्रज भाषा है, बुंदेली, कन्नौजी या बघेली है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पश्चिमी हिंदी की कौन सी नहीं है, पश्चिमी हिंदी की आपकी बघेली नहीं है। बघेली कहाँ की है, तो मैंने आपको बताया था, अभी पीछे लिखा था, ये आपकी पूर्वी हिंदी से ली गई है, ठीक है। ये पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी से कहां से निकली है, तो ये आपकी अर्धमागधी से निकली है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, अपभ्रंश से। तो अपभ्रंश से होती हुई क्या आई भाई, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के बाद बघेली।
नीचे से भारतीय भाषाओं के बारे में सही कथन का चयन करें और बताएं आंसर क्या होगा। देखो जो मेरी क्लास है वो केवल कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये मेरी क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, वो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी कई सारे बच्चे हैं, अमिता अवस्थी जी, अंजलि साक्य जी, बादशाह, और कौन है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। राजा हिंदुस्तानी, परदेसी, परदेसी जाना नहीं, वही वाले ना। आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा भारतीय एक ऐसी भाषा बोलते हैं जो अंग्रेजी के समान इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। बोलो क्लियर है क्या? भारतीय भाषाएं इंडो ईरानी भाषाओं का एक हिस्सा है। भारतीय भाषाएं इंडो आर्यन नामक उपसमूह में आती हैं। क्या ये बात सही है या गलत है? जरा आंसर करके बताइएगा। तो भारतीय ऐसी भाषाएं बोलते हैं जो अंग्रेजी के साथ समान इंडो यूरोपीय भाषा परिवार है, इसीलिए ये भारोपी परिवार बोला जाता है। सुना होगा आप। भारत भाषाएं इंडो ईरानी भाषाओं का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही है। और भारतीय भाषाएं इंडो आर्यन नामक उपसमूह में आती, ये भी सही है। अर्थात आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बोले सर 1 2 3 सी वाला आंसर आप राइट कर दीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी पर सर्वाधिक प्रभाव किस भाषा का बताया जाता है? ये जो हिंदी भाषा है इसका सबसे अधिक प्रभाव किसका है? संस्कृत का है, प्राकृत का है, फारसी का है या अरबी का है? जल्दी से कमेंट करो स्पीड में। अगर उर्दू के बारे में पूछता तो अरबी फारसी मिक्स है। अरबी फारसी मिक्स कौन सी बनी? तो अरबी फारसी मिक्स आपकी उर्दू बनी। कौन सी बनी है? बोल सर उर्दू बनी, ठीक है। उर्दू डेवलप भाषा है, पता है आपको, डेवलप लैंग्वेज है, पहले नहीं थी ये। फारसी और अरबी मिक्स होकर के बनी। लेकिन जो हिंदी है वो सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो संस्कृत से है, क्योंकि तद्भव शब्द आपके ज्यादातर बोले जाते हैं जो कि आपके वहीं से टूट के बने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? जो ब्रज भाषा है ये फेमस कैसे हुई, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो ब्रज भाषा में भाई सूरदास जी हो गए, कई सारे रचनाकारों ने ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं और खासकर काव्य रचनाएं करी हैं। काव्य भाषा कहा जाता है इसको। तो तकनीकी भाषा नहीं है भाई साहब। और इसका जो केंद्र है वो कहां है? जो केंद्र है वो मथुरा है। इसका जो केंद्र है वो कहां है? तो बोले सर वो मथुरा है। और ये जो फेमस इसको मिली है, प्रसिद्धि मिली है, वो काव्य भाषा के रूप में मिली है। राजभाषा तो आपकी हिंदी है साहब, हिंदी। और अगर आपसे पूछ लेता कि मानक भाषा कौन सी है, राजभाषा मतलब मानक भाषा, तो मानक भाषा अगर पूछता आपसे तब ये कौन सी हो जाती? ये आपकी खड़ी बोली हो जाती। खड़ी बोली क्या है? हमारी मानक भाषा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वर्ग है, पृथ्वी है, सूर्य है, किस शब्द के अनेकार्थी हैं बताइएगा? तो स्वर्ग हो गया, पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, देवता हो गया, इनको क्या कहा जाता है? इनको देखो, स्वर्ग है, पृथ्वी है, सूर्य है, देवता है। गोचर, गो, खेचर या सचराचर? जल्दी जल्दी आंसर करो स्पीड में सभी लोग। हाँ जल्दी से बताओ। अब देखो गौ की अगर बात करें तो गौ को क्या कहा जाता है? बोले सर गौ को आकाश बोलते हैं। गौ को गाय भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? गौ को भैया गाय के नाम से भी जाना जाता है। और गौ को इंद्रिय कहा जाता है। इंद्रिय मतलब सोच। लेकिन अगर आपसे पूछे खेचर किसे कहा जाता है, तो खेचर स्वर्ग को भी कहा जाता है। स्वर्ग को खेचर देवता को भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? देवता को भी खेचर कहते हैं, स्वर्ग को भी कहते हैं, पृथ्वी को भी कहते हैं। जो ग्रह होते हैं आपके ग्रह, उनको भी क्या कहा जाता है? उनको भी खेचर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, पक्षी लिखा है, पक्षी को भी खेचर कहा जाता है, जो उड़ते हैं, पक्षी को भी खेचर बोलेंगे। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, वो उस निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है, जो सदैव स्त्रीलिंग में ही रहता है? अब पक्षी है, पक्षी क्या बोलेंगे? पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। बाज किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। गैंडा किस में आएगा? बोले सर ये भी पुल्लिंग में आएगा। अब इनका अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो कैसे बनाएंगे? मादा पक्षी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मादा पक्षी। इसका बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? मादाबाज, मादाबाज। और अगर इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा? मादा गैंडा बनेगा, मादा गैंडा, ठीक है ना, मादा गैंडा। अब देखो यहां पे समझो, मकड़ी क्या है? ये सदैव स्त्रीलिंग वाली शब्द है। अगर इसका हमें पुल्लिंग बनाना है तो हमें क्या करना होगा? नर मकड़ी लिखना होगा। मकड़ी तो वैसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा सभी लोग। क्लियर? चलिए अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा नहीं है सही? जरा बताएंगे। मोटा मोटी, धोबी धोबिन,
और दाता दानी तेली तेलिन। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग भैया। अब देखो यहां क्या कह रहा है, मोटा का मोटी होता है, बोले सर एकदम होता है। धोबी का धोबिन हो जाएगा भाई, चमार का चमारिन हो जाएगा, पंडित का पंडिताइन हो जाएगा, ठाकुर का ठाकुराइन हो जाएगा, तेली का तेलिन हो जाएगा। लेकिन दाता का दानी नहीं होता। दाता का क्या होता है, बोले सर दाता का दात्री होता है। जैसे कर्ता का कर्तरी होता है, विधाता का विधात्री होता है, इसी तरह से दाता का दात्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं, ठीक है, तथा 14 और 12 पे यति होती है। वीर छंद, सोरठा छंद। देखो सोरठा में क्या होता है, दोहा का उल्टा, पहले तीसरे चरण में 11-11 मात्रा है, चौथे और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा है। उसके बाद गीतिका में क्या होता है आपको बताना है। छप्पे विषम छंद है आपका, ये कैसा है, विषम छंद है, और ये आपका दो से मिलकर के बनता है। एक तो आपका रोला से मिलकर के बनता है और दूसरा आपका उल्लाला से मिलकर के बनता है, ध्यान रखिएगा। ये जो गीतिका है इसकी 26 मात्राएं होती हैं और 14 और 12 पे यति होती है। हरिगीतिका की 28 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण कौन सा नहीं है बताइएगा। अब देखो यहां शब्द क्या बोलेंगे, यहां पे निकलेगा व्यवहार और उसके बाद क्या आएगा, एक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोल सर इसको तोड़ेंगे तो नीति निकलेगा। उसके बाद यहां पे एक प्रत्यय लगा हुआ है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोल सर अध्यात्म निकलेगा, अध्यात्म, और यहां पे एक प्रत्यय लगा हुआ है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोल सर इसको तोड़ेंगे तो यहां से प्रथम निकलेगा और उसके बाद क्या है, बोल सर उसके बाद एक प्रत्यय लगा है, प्राथमिक हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई कि इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा से नहीं बना हुआ है। आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द। सिंपल सा है यार, ये जो तीनों शब्द हैं इनमें देखो ये भाववाचक है या नहीं है, तीनों में भाव आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो सर आ रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा से बने विशेषण है। लेकिन यहां पे प्रथम क्या है, पहला दूसरा तीसरा, प्रथम संख्यावाचक विशेषण खुद है, तो यहां क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ये वाला जो है आपका ऑप्शन नंबर डी वाला नहीं होगा। प्राथमिक आपका संज्ञा है, प्रथम विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, जरा बताओ। सभी लोग कमेंट कर दो स्पीड में, जितने लोग भी, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा भैया। चलो छापो आंसर, सभी लोग छापेंगे आंसर जल्दी से। चलिए देखिए, आपने एक रचना सुनी होगी जिसका नाम है भूरी 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 खाक धूल। अगर नहीं सुनी है तो सुन लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आपका पूछा जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं आपका, काठ का सपना आपने सुना होगा, काठ का सपना नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा। एक रचना अच्छा ये तो सुनी होगी, विपात्र, विपात्र रचना आपने सुनी होगी, ये बहुत फेमस रचना है इनकी, नहीं सुनी है। सतह से उठता आदमी सुनी है क्या, सतह से उठता आदमी नहीं सुनी। ये किसकी रचना है, तो बोलो सर ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में रहता है। अब हमेशा एक वचन में, सदैव एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा, तो बोलो सर जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं सब सदैव एक वचन में रहती है। जितनी भी आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं, भाववाचक संज्ञा सब किस में रहती हैं, भाववाचक संज्ञा सब एक वचन में रहती हैं। जितनी भी आपकी, जैसे आपने कहा जनता शब्द हो गया, जनता शब्द हो गया, सहायता, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पे, शब्द हो गया वर्षा, ठीक है, वर्षा, शब्द हो गया अग्नि, अग्नि, वायु, ठीक है, ताश, ये सब किस में आएंगे, बोलो सर ये सब भीड़, ये सब हमेशा एक वचन में आते हैं। किस में आते हैं, हमेशा एक वचन में आते हैं। अब यहां क्या कह रहा है, सदैव एक वचन में, भैया कौन सा आएगा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन, बोलो सर ये किस में आएगा, सदैव एक वचन, एक वचन। बाकी व्यापारी गण, अधिकारी वर्ग, ये क्या है, देखो यहां पे समझिएगा, समाचार ये तो सदैव बहुवचन वाला शब्द है। कैसा है, सदैव बहुवचन वाला शब्द, बहुवचन, ठीक है, सदैव बहुवचन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको बताना है, अलंकार पहचानना है। तुम हो अखिल विश्व में, या यह अखिल विश्व है तुम में। कवि क्या कह रहा है, कवि ये कह रहा है कि तुम हो, हाँ दारू भी एक वचन होगा, बिल्कुल सही, वो भी लिक्विड है, वो भी एक वचन होगा, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपका जवाब मैं दूंगा,
क्लास का डेली टाइमिंग 7 बजे से ही होता है। अब देखो कह रहा है तुम हो अखिल विश्व में, कवि क्या कहना चाह रहा है, कवि कंफ्यूज हो गया, कुछ नहीं कहना चाह रहा है, वो कह रहा है हमें समझ ही नहीं आ रहा यार, तुम अखिल विश्व में हो या पूरा विश्व तुम्हारे ही अंदर है। मतलब ये कृष्ण जी का जब विराट रूप देख करके, विष्णु जी का विराट रूप देख करके कवि ऐसा कह रहा है, कवि को संदेह हो गया, भ्रांति नहीं हुई, यहां पे संदेह हो गया। जब दो चीजों में मतलब दो चीजों में कुछ होने का संदेह हो जाए कि यार ये है या ये है, रिमोट है या पेन है, संदेह हो रहा है, तो ये क्या है, ये आपका संदेह अलंकार हो गया। लेकिन अगर आपने इस पेन को रिमोट मान लिया तब भ्रांति हो गई आपकी। मुन्ना तब मम्मी के सिर पे देख देख दो चोटी, इसीलिए कहता हूं लड़कियों से चोटी मत बांधा करो बेटा, बच्चा, वरना बच्चे डर जाते हैं। तो मुन्ना तब मम्मी के सर पे देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर कि सिर पर सांपन लोटी। कि दो चोटियां लगाए हुए थी, दो चोटियों को मुन्ने ने क्या समझ लिया, सांप समझ बैठा बेचारा, ये हो गई उसको भ्रांति। ठीक है, अब चोटी मत बांधना, दो मत बांधना, एक बांधना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे संदेह अलंकार होगा, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है आपको बताना है, कौन सा गलत है बताना है। तत्सम तद्भव की बात कर रहा है। नृत्य तत्सम है, नाच तद्भव है, बोले सर सही है। दधि का दही होता है, बोले सर सही है। श्रृंगार को थोड़ा अगर सही कर लोगे, यहां पे ये वाला रा हटा दोगे, इसकी शुद्ध वर्तनी लिख दोगे, श्रृंगार, श्रृंगार का सिंगार होता है, बोले सर सही है, सही है मेरे भाई। आंख का तो अक्षी होता है, आपको खूब अच्छे से पता है। और चक्षु का तद्भव क्या होता है, चख होता है, क्या होता है, चख होता है, ये भी पता है। इसका मतलब बी वाला आंसर आपका राइट हो गया, क्लियर ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं, कोई बताएगा? चलो जल्दी जल्दी बताओ भैया, संयुक्त स्वर कितने होते हैं? स्पीड आंसर, एकदम स्पीड में ठोको आंसर सभी लोग। बंटी भाई साहब, शिवांगी जी, अमिता जी, और कौन है, अंतिमा जी हैं, आदर्श पांडे जी हैं, ममता जी, सभी लोग आंसर करिए स्पीड में। बिल्कुल सही, बोले सर कितने? 4। कौन कौन से? ए, ए, ओ और औ, ये होते हैं। अगर एक्सप्लेन थोड़ा करूं तो ये आ और ई से मिलकर के, ये आ और ए से मिलकर के, और ये जो है किससे, आ और ऊ से मिलकर के, और ये जो है आ और ओ से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय का उदाहरण कौन सा होगा बताएगा। तद्धित प्रत्यय जानते हो किसे कहा जाता है? तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा के साथ लगते हैं, संज्ञा के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें तद्धित कहते हैं। जो सर्वनाम के साथ प्रत्यय लगते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो विशेषण शब्द के साथ प्रत्यय लगते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आओ इनका पोस्टमार्टम करता हूं। आपने कहा लूट, और उसके बाद क्या कहा, एरा, ये बन गया लुटेरा। ठीक है, उसके बाद आपने कहा बोलना से बोल, और उसके बाद निकाला ना, तो ये बोलना बन गया। और उसके बाद तैरना से आपने निकाला तैर, और उसके बाद निकाल दिया आंख, ये तैराक बन गया। अब देखो ये तीनों शब्द जो हैं, ये तीनों शब्द क्या हैं, ये तीनों शब्द भैया धातु हैं क्रिया की, और धातु के साथ जो प्रत्यय लगता है उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है। ये मैं बता चुका हूं आपको कई बार। और इनसे जो शब्द बनता है इनको क्या कहा जाता है, इन तीनों शब्दों को क्या कहा जाएगा, बोलो सर इनको कृदांत शब्द कहा जाएगा, कृदांत शब्द कहा जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका, इसको जब तोड़ेंगे, हल संज्ञा है, और उसके बाद वाहा चलाने वाला, तो हल क्या है, बोलो सर संज्ञा है, संज्ञा से बना हुआ ये प्रत्यय लगा हुआ, ये कौन सा प्रत्यय होगा, बोलो सर तद्धित प्रत्यय होगा। और इनसे जो शब्द बनेगा हलवाहा, इस शब्द को क्या कहा जाएगा मेरे भाई, तो बोलो सर इस शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तद्धितांत कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, तद्धितांत शब्द हो गया। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, जरा बताइएगा, स्पीड में कमेंट करो सभी लोग। कह रहा है वह सबके सामने खुलेआम गाली देता है, देता रहा। यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से निर्मित है। प्रायः बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं। दरअसल वह आया ही नहीं। आंसर करो जल्दी से। कई लोग ए कर रहे हैं, अच्छा शुद्ध पूछ रहा है, शुद्ध पूछ रहा है, कई लोग डी कर रहे हैं। अच्छा राजा हिंदुस्तानी जी डी कर रहे हैं, प्रिया टैक्स वाला जी बी कर रही हैं, ठाकुर तन्वी जी बी कर रही हैं, सरिता वर्मा जी डी कर रही हैं, आर्टिस्ट भाई साहब डी कर रहे हैं, राजा हिंदुस्तानी अमिता अवस्थी जी बी कर रही हैं, सरिता वर्मा जी बी डी कर रही हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी सी ए किया है, लुटिया डूब रही है, निकालो उसको, समझो पहले। वह सबके सामने और खुलेआम दोनों समान है। अब चाहे सबके सामने कह दो खुलेआम, खुलेआम का मतलब भी होता है सबके सामने, और सबके सामने का मतलब भी वही हो गया। तो यहां क्या बोलेंगे, वह सबके सामने गाली देता है या वह खुलेआम गाली देता है। कोई एक उड़ा दो, चाहे ये उड़ा दो चाहे ये उड़ा दो, समझ गए नहीं समझे, चाहे इसको उड़ाओ चाहे इसको उड़ाओ। यह मूर्ति संगमरमर पत्थर ही होता है मेरे भाई, तो यह मूर्ति संगमरमर से निर्मित है, पत्थर उड़ा दो यहां से।
प्रायः बच्चे, अब देखो प्रायः का मतलब होता है अक्सर, प्रायः बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं, यहां से अक्सर हटा दो, बचा कौन सा, डी वाला। तो यहां पे क्या बोलेंगे, संज्ञा की पुनरुक्ति मतलब समानार्थी शब्द का प्रयोग कर दिया गया, इस वजह से गलती हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ जितने लोगों ने गलत किया सब मुर्गे बन जाओ। किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है, और ये जो है केवल सजा लड़कों के लिए है। मैंने एक कविता का अनुवाद किया है, तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा। इस विद्वान महिला का सम्मान किया गया, वह अखबार पढ़ करके सो गया। तो मैंने एक कविता का अनुवाद किया है, तब शायद यह काम अवश्य हो जाए। चलो आंसर बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करो भैया, स्पीड थोड़ा सा रहनी चाहिए। क्वेश्चन मजेदार ना हो तो मुझे बताइएगा कि सर मजेदार क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी। फिर डी, हाँ पहले डी हुआ तो ये भी डी कर दोगे। आ जाओ देखते हैं, वह अखबार पढ़ करके सो गया या वह अखबार पढ़कर सो गया, दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है। वह अखबार पढ़कर सो गया पूर्वकालिक क्रिया है, वह अखबार पढ़ करके सो गया ये मजा नहीं आ रहा है, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। यहां पे महिला लिखा हुआ है तो विद्वान नहीं आएगा, महिला के लिए विदुषी का प्रयोग होता है, ठीक है, विदुषी, तो इस विदुषी का सम्मान होना चाहिए, महिला भी हटा सकते हो। यहां कह रहा है तब शायद यह काम अवश्य हो जाए, यहां शायद लगा रहे हो, यहां अवश्य कह रहे हो, तब यह काम अवश्य हो जाएगा, शायद हटा दो। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत, शुद्ध पूछा था भाई, विद्वान नहीं विदुषी, विदुषी क्या बोलेंगे, विदुषी, इस विदुषी महिला का सम्मान किया गया या इस विदुषी का सम्मान किया गया, महिला भी नहीं आएगा। अगला कह रहा हिंदी वर्णमाला में मुख्य मूल स्वर कौन से होते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी छापूंगा मैं। देखो कभी भी आपसे पूछे कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, लघु स्वर कितने होते हैं, एक मात्रिक स्वर कितने होते हैं, एक मात्रिक क्या बोलेंगे, एक मात्रिक, अच्छे से लिख दूं यार, एक मात्रिक स्वर, तो आप क्या बोलोगे, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, बोलो सर इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं साहब, तो आप क्या कहोगे, ये आपके ऐसे तो पढ़ते थे, छोटा छोटी, छोटा ऊ और री, ये हो गए आपके। ओके, तो आंसर कौन सा बनेगा, ए वाला बन जाएगा। अगला कह रहा स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जोड़ा कौन सा सही नहीं है। देव का देवी, मामा का मामी, कांत का कांति, गधा का गधी। जल्दी जल्दी आंसर करो भैया स्पीड में, हाँ थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। मासूम जी कैसी लग रही क्लास, मासूम शिक्षा कौशल, मीत चौहान प्रतापगढ़, आज मेरा फर्स्ट दिन है यहाँ पे। अच्छा मीत जी स्वागत है आपका, कौशल भाई साहब आपका भी स्वागत है, और ये आ गए इनका भी स्वागत है, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। हाँ संदीप मित्तल जी कह रहे सर डांस करके दिखाओ। देव देवी, मामा मामी, गधा गधी, पापा के पास जाना, कह देना पापा सर ने तो डांस किया नहीं, आज तुम ही डांस करके दिखा दो। तो पापा को नचा लेना बेटा, ठीक है, पैसे मेरे से ले जाना अगर कम पड़े तो मैं दे दूंगा। कांत का क्या हो जाएगा, बोल सर कांत का कांता होता है, कांत का क्या होता है, बोल सर कांत का कांता होता है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, मतलब तुम्हें छूट मिली है तो तुम कुछ भी कह दो, यूट्यूब पे चलेगा, नहीं साहब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कांत का क्या हो जाएगा, कांता हो जाएगा। द्विगु समास का उदाहरण इनमें से नहीं है, कौन सा नहीं है बताइएगा, क्या बोलेंगे, 4 गुना, चौगुना का मतलब 4 गुना का समाहार, 4 गुना का समाहार कह देंगे, ठीक है ना। चौमासा 4 मासों का समाहार, मासो मतलब समझ, 4 मास का समाहार, 4 मास का समाहार, मास मतलब महीना, ठीक है, समाहार। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, त्रिफला 3 फलों का समाहार, 3 फलों का समाहार। ये तीनों क्या हो गए, बोलो सर ये तीनों के तीनों आपके द्विगु समास हो गए, लेकिन इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा, चंद्र के समान मुख, ठीक है। तो मुख की विशेषता क्या बता रहा है, चंद्रमा के समान है, अर्थात यहां पे कौन सा हुआ, तो बोलो सर यहां पे आपका
कर्मधारय समास हुआ है। कौन सा समास है? तो सर कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या सभी को? बताएंगे एक बार, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है जिसकी जड़ ना हो उसे क्या कहा जाता है भैया? जंगम का मतलब क्या होता है? जंगम मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सके, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, मतलब जो चल सके, चलता फिरता हो। स्थावर का मतलब जो स्थित हो, जो चल ना सके। ठीक है। निर्मूल का मतलब, इसको जब तोड़ोगे निकलेगा निर प्लस मूल। मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब जड़ होता है। क्या होता है मूल का मतलब? बोले सर जड़ होता है। निर का मतलब होता है बिना, तो बिना या नहीं, तो बिना जड़ के, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्मूल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन से स्वर परस्पर सवर्ण सजातीय हैं? आपको बताना है कौन से सजाती है। जल्दी जल्दी आंसर बताओ भैया सभी लोग, स्पीड में। हाँ स्पीड आंसर करिएगा सभी लोग। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? अब देखो ये तो है नहीं, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बोल सर इसको जोड़ेंगे तो ए बनता है। ये अलग अलग हो गए, ओ और ओ ये भी अलग अलग है, ए और ए ये भी अलग अलग है। ये सजाती नहीं है। ये किससे मिलकर के बना है? बोलो सर ये आ और ई से मिलकर के बना है, इसलिए ये सजाती नहीं है। और ये किससे मिलकर के बना है? बोलो सर ये आ और ऊ से मिलकर के बना है। और ये जो है ये किससे मिलकर के बना है? बोलो सर ये आ और ओ से मिलकर के बना है। समझ गए? ये किससे मिलकर के बना है? बोलो सर ये आ और ए से मिलकर के बना है, इसलिए ये सजाती नहीं कहे जाएंगे। सजाती ये वाले, ऑप्शन नंबर सी। सजाती कौन है? तो बोलो सर सजाती ये वाले हैं, ऐसे जुड़े तब सजाती है। सजाती आपके ये वाले हैं, अगर ई और ई जोड़ोगे तो सजाती हो जाएंगे। अगला कह रहा कि भैया मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी। इसमें से कौन से वो रचनाकार हैं जिनकी रचना का नाम क्या बोलते हैं, जिनकी रचना की ये पंक्तियां बताइएगा। अगर आपने कभी दो रचनाएं पढ़ी होंगी तो उनके बारे में बता दूं स्पेशल। एक तो है जिसका नाम है क्या बोलते हैं आपकी हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप जी के बारे में इन्होंने बहुत बढ़िया व्याख्यान किया है। और इनकी एक रचना और है जिसका नाम है जौहर। तो पहली ये, दूसरी है। ये कौन है? श्याम नारायण पांडे जी की ये दो रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं। अगर मैं बात करूं माखनलाल चतुर्वेदी साहब की, इधर बात कर लेता हूं इनके बारे में। अगर मैं बात करूं माखनलाल चतुर्वेदी की, तो इनकी एक हिम तरंगिणी तो आप जानते ही हो, हिम तरंगिणी। ठीक है, जिसके लिए क्या मिला था? 1955 में इनको हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, मतलब हिम तरंगिणी 1995 में हिंदी साहित्य, वो क्या बोलते हैं आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऐसे लिख लीजिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पुरस्कार ठीक है, पहली बात। और ये कौन सा पुरस्कार था? तो बोले सर ये प्रथम था। ठीक है, अच्छा उसके बाद इनकी और सारी रचनाएं आई हैं, जैसे हिम किरीटिनी आई है, हिम किरीटिनी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी। युग चरण इनकी रचना है, युग चरण। एक इनकी रचना है जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। ध्यान रखिएगा सभी लोग, अभिलाषा। ठीक है, अब ये जो रचनाएं मैंने लिखी हैं ये किसकी रचनाएं हैं? तो बोले सर ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी साहब की। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रचना है ये वाली पुष्प की अभिलाषा, इसी से ये पंक्तियां ली गई हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की ये रचना है, पुष्प की अभिलाषा से ये रचनाएं ली गई हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में तुम देना फेंक, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। चलिए अगला कह रहा है दधी का तद्भव क्या होगा, बताइएगा। दधी का तद्भव क्या होगा? अब देखिए दूध का तत्सम क्या होता है, इधर लिखता हूं, तो बोले सर दुग्ध होता है। ठीक है, और दूब का तत्सम क्या होता है? तो बोले सर दूर्वा होता है। मही पृथ्वी को बोलते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा? बोले सर दही हो जाएगा। सी आंसर राइट हो जाएगा। माफ कीजिएगा। नभ में झटपट बाज लग, भूलो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिलो न रंच। रंच एक मतलब जो पक्षी था वो ऊपर उड़ रहा था, छोटा पक्षी। ठीक है, तो उसको पीछे से कौन दौड़ा रहा था? पीछे से उसका दुश्मन लख मतलब बाज दौड़ा रहा था। लख
नभ में झटपट बाज लख, ठीक है ना, बाज क्या कर रहा था, उसको दौड़ा रहा था खाने के लिए। तो अगर आपका दुश्मन आपके पीछे तलवार लेके एकदम दौड़ता हुआ है कि अभी तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा, और दूसरा दुश्मन जो है बगल से एकदम बंदूक लेकर के AK-47 दौड़ रहा है, रमेश चंद्र जी बताएं तो क्या होगा आंसर, बताइएगा। अरे भाई साहब डर जाओगे, ठीक है, हालत पतली हो जाएगी। क्या बोलेंगे, कहीं सर यहाँ भयानक रस की उत्पत्ति होगी, और भयानक रस में एक ही चीज निकलती है, बोले सर भय, और जब भय होता है तब क्या निकलता है आपको पता ही होगा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, बोले सर जुगुप्सा होता है, ठीक है, घृणा बोलते हैं जिसको। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, जब बहुत गुस्सा आ जाती है। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ध्यान रखिएगा। ये 4 रस से 4 प्रकार से आता है। क्वेश्चन कह रहा हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है, कोई बताएगा मुझे। हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन, व्यंजन की बात कर रहा है, का खा। अब देखो ऐसे याद करिएगा, कचट तप याद है ना आपको, का च ट और तप, तप ऐसे करके कचट तप अभी सीख जाओगे। का खा गा घा और अंगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, उसके बाद आएगा चा छा जा झा णा, चा छा जा झा या। उसके बाद टा ठा डा ढा णा। उसके बाद ता था, याद है नहीं याद है, ता था दा धा और उसके बाद ना। उसके बाद क्या बोलेंगे, पा हो गया, फा हो गया, बा हो गया, मा हो गया, पा फा बा भा और मा, ठीक है। तो 1 2 ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां और एक 11वां। तो कौन सा हो गया साहब, 11वां हो गया टा, बिल्कुल सही। अगला देखिएगा, कह रहा अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा। अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, जैसे आपने कहा अत्याचार, अत्याचार, इसका तोड़ोगे क्या निकलेगा, बोलो सर अति प्लस आचार निकलेगा। क्या निकलेगा, अति प्लस आचार। आचार का मतलब आचरण, अति का मतलब भाई कहते नहीं कि अति का मतलब यहाँ पे क्या लिया जाएगा, बाहुल्य, सामीप्य, पीछे या और। बताओ बताओ जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। अति की बात कर रहे हैं, अति आचार मतलब बहुत आचार है, बहुत आचरण है, बिल्कुल सही। बाहुल्य हो जाएगा कि यार इस बच्चे के बहुत आचरण है, अत्याचार है। सामीप्य और पीछे के लिए शब्द कौन सा आएगा, अनु आता है, अनु, समझ गए। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है, कमेंट करेंगे। क्वेश्चन टफ नहीं, बहुत आसान है, बस समझने का फेर है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है क्या। अब अगर मूर्धा की बात करें तो मूर्धा से क्या बोला जाता है, बोल सर री बोला जाता है, री बोला जाता है। उसके बाद आपका टा वर्ग बोला जाता है, टा वर्ग। टा वर्ग के बाद आपका रा भी बोला जाता है, ठीक है, कौन सा, रा भी बोला जाता है। उसके बाद कह रहा है या और वा को अर्धस्वर भी कहते हैं, क्या ये बात सही है, या और वा को अर्धस्वर कहते हैं, बोलो सर एकदम कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, बिल्कुल, स्वर स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, बोलो सर स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी भी सहायता से, किसी भी ध्वनि की सहायता से नहीं बोले जाते। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है, नहीं साहब, व्यंजन वर्ण जो है उनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। अगर ये कहता तो बात सही हो जाती, तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। संदीप बच्चा अपने मम्मी से, पापा से, बहन से, भाई से, किसी से डांस करवा लेना, पैसा मेरी तरफ से ले जाना, मैं दे दूंगा, उनसे बोल देना कर देंगे, मैं तो, मुझे तो आता नहीं, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। संदीप मित्तल भाई साहब, तो मित्तल जी जाना, पापा से बोला, अगर पापा ना करें तो मम्मी से कह देना, वो अच्छा डांस कर लेंगी। और आजकल तो इंस्टाग्राम चल ही रहा है, नहीं कर पा रही तो सिखा देना, पापा नहीं कर पा रहे सिखा देना, अगर ऐसे ना माने तो पैसा देना, मेरे से ले लेना, 2-4 रुपए 100 दे दूंगा मैं, तो कह देना, वो करके दिखा देंगे। ऐसे आदमी को ब्लॉक नहीं, ऐसे आदमी को जवाब दिया जाता है साहब, ठीक है। व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, जरा बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग, कौन सा गलत है, व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा गलत है आपको बताना है। सा और सा संघर्षहीन, गा घा स्पर्श व्यंजन होते हैं। यार देखो, अगर स्पर्श व्यंजन की बात करें, स्पर्श व्यंजन तो ये 25 वर्ण होते हैं आपके, ठीक है, और ये आपके का से 25 वर्ण, ये का से मातक होते हैं, का से मातक, ठीक है, का से मातक होते हैं। अच्छा, या वा अर्धस्वर सही है। चा छा स्पर्श संघर्षी, चा छा जा झा, जा और झा,
ये जो चार होते हैं इनको स्पर्श संघर्षी बोला जाता है। बोलो सर ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत है। सा सा, अब देखिए ये जो चार सा होते हैं ना, सा सा और ये तालव्य आपका दंत सकार सा और आपका हा हो गया, इनको क्या कहा जाता है, ये चार वर्णों को क्या कहा जाता है, इनको ऊष्म व्यंजन या फिर उष्ण व्यंजन या फिर इनको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संघर्षी वर्ण भी कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये संघर्षहीन नहीं होते हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, क्योंकि यही गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा असंगत विकल्प चुनिए और बताइए असंगत विकल्प कौन सा होगा। सा अल्प प्राण है, मूर्धन्य है, अघोष है। ई जो है अग्र है, समृत है, अवृतमुखी है। या जो है तालव्य है, अल्प प्राण है, घोष है। बा जो है ओष्ठ है, घोष है, अल्प प्राण है। अब देखो अगर आप यहाँ पे सा का प्रोनाउंसिएशन करोगे, देखिए थोड़ा सा समझिएगा इसको, ये समझने वाला क्वेश्चन है। तो आपने सुना होगा सा, मूर्धन्य सकार सा, दंत सकार सा और उसके बाद हा, ठीक है। तो ये जो है आपके ये तीन, ये क्या होते हैं, ये अघोष होते हैं, अघोष, ठीक है। और ये क्या होता है, हा जो होता है वो सघोष होता है, वो क्या होता है, सघोष होता है। बाकी ये चारों के चारों क्या होते हैं, ये चारों के चारों महाप्राण होते हैं, महाप्राण, ठीक है। तो यहां कह रहा है अल्प प्राण गलत हो गया, मूर्धन्य सा जो है ये सा मूर्धन्य है, ये तो ठीक है, और अघोष है ये भी सही है, लेकिन अल्प प्राण नहीं होते, महाप्राण होते। तो आंसर तो आपको यहीं पे मिल गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन और देख लेते हैं, ई क्या है, अग्रस्वर है, बिल्कुल है, समृत है, ये भी सही है, आवृत्तमुखी है, ये भी सही है, ठीक है, जीवा के आधार पे, मुख के आधार पे। या तालव्य वर्ण है, सही है, अल्प प्राण है, ये भी सही है, घोष है, ये भी सही है, घोष और सघोष। बा जो है ओष्ठ वर्ण है, सही है, पा फा बा तीसरा है, घोष है, ये भी सही है, और अल्प प्राण है, ये भी सही है। मतलब ए वाला क्या है, गलत है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा। कमेंट करेंगे सभी लोग। जननी है, प्रसू है, अंबा है। तो जननी, प्रसू, अंबा ये सब किसके हैं, ये माता के पर्यायवाची। मेंढक, दादुर, मंडूक ये किसके हैं, ये मेंढक के पर्यायवाची, ठीक है। जीवा, रचना, अक्ष, अक्ष किसका है, बोलो सर आंख का पर्यायवाची है, आंख का। जीवा और रचना ये किसका है, ये जीव का पर्यायवाची, ठीक। तो आंसर सी वाला आपका राइट होगा, ये संगत है। हस्त, कर और पाण ये सब किसके हैं, तो बोलो सर ये हाथ के पर्यायवाची। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा देखिएगा ये हो गया। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है। रात को क्या कहा जाता है साहब, तो बोलो सर रात को रात्रि बोलते हैं, ठीक है। यामा बोला जाता है, यामा। यामिनी भी कहा जाता है, यामिनी। सरवर भी बोला जाता है, सरवर, ठीक है। तमिश्रा भी कहा जाता है, देखिए सरवर होता है चांदनी रात, तमिश्रा होता है अंधकार वाली रात, विभावरी होता है तारों भरी रात, निशीत होता है मध्य रात्रि का समय। निशीत किसे बोलते हैं, मध्य रात्रि का समय, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, हाँ, और इसको रजनी बोला जाता है, रजनी बोलते हैं। रैन बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, रैन भी बोला जाता है, रजनी भी बोला जाता है। निशी भी कहा जाता है इसको, निशा भी बोला जाता है इसको, क्या बोलेंगे कहेंगे सर, निशा भी बोला जाता है, क्षणदा भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ये सब रात के पर्यायवाची हो। तो निशा हो गया, विभावरी हो गया, यामिनी हो गया, तिमिर नहीं कहा जाता है। तिमिर किसको बोलो सर, तिमिर जो है वो अंधकार का पर्यायवाची है, अंधेरे का पर्यायवाची है, अंधेरे का, ठीक है, अंधेरा का पर्यायवाची है, तम का पर्यायवाची है, तमस का पर्यायवाची है, और ये जो है ये तमिश्र का पर्यायवाची। तमिश्र का मतलब अंधकार होता है, तमिश्रा का मतलब होता है अंधकार वाली रात। क्लियर हुई क्या सभी को, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाथी का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है, जरा बताएंगे सभी लोग। संजय चौहान जी, रिजवान पठान जी हैं, शीतल पाल जी हैं, आर्टिस्ट भाई साहब हैं, आपकी प्यारी लड्डो जी आ गई हैं। लड्डो जी नहीं है, लड्डा जी हैं, ध्यान रखिएगा, बच के रहिएगा इनसे। संस्कृत दुबे जी हैं, और सोना द्विवेदी जी, अरुण कुमार जी, सभी लोग बताइएगा जल्दी से। अंधा का तत्सम अंध होता है और अंधेरे का अंधकार होता है। उसके बाद देखिएगा हाथी को क्या कहा जाता है, बोलो सर हाथी को हस्ती, ये देखो कई जगहों पे हस्ती लिखते हैं, हस्ती, और कई जगहों पे हस्ती लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, करी भी कहा जाता है इसको, और इसको कुंभा भी बोलते हैं, कुंभा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दंती के नाम से भी जाना जाता है इसको। मदकल कहा जाता है, मदकल बोल देंगे। मतंग बोला जाता है, क्या कहेंगे, मतंग कहा जाता है। गज बोला जाता है, कुंजर कहा जाता है, कुंजर, ध्यान रखिएगा,
ठीक है। सिंधुर के नाम से भी इसको जानते हैं, क्या बोलेंगे, सिंधुर भी कहा जाता है। और क्या बोलते हैं इसको, नाग भी बोला जाता है बड़े हाथी को। तो यहाँ पे कह रहा है भैया कौन सा नहीं है, करी लिखा है, करी लिखा है, करी लिख दिया मैंने यहाँ पे, करी लिखिएगा, करी। करी वैसे करिहाव को भी बोलते हैं, करी हाथी को भी कहा जाता है, करी भी बोलते हैं और इसको करी भी बोला जाता है, ठीक है। पुंडरीक नहीं कहा जाता, याद रखिएगा। पुंडरीक किसका है, तो बोले सर पुंडरीक जो है वो कमल का पर्यायवाची। अब कमल का पर्यायवाची अरविंद भी होता है, कमल का पर्यायवाची क्या होता है, बोले सर राजीव भी होता है, राजीव ध्यान रखिएगा सभी लोग। सतदल भी होता है, सतदल बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे कैंसर, इसको तामरस भी कहा जाता है, तामरस बोल देंगे, तामरस। बाकी जल वाले जितने भी पर्यायवाची सबके पीछे जा लगा देना, सब किसके बन जाएंगे, कमल के बन जाएंगे, ठीक है। तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला कह रहा है निम्न में से सही विलोम शब्द युग्म चुनिए और बताइए। दुर्जन का साधुजन, मेहमान का अतिथि, रुक्ष का स्निग्ध, वैमनस्य का नवैमनस्य होता है। अब सही की बात कर रहा है कौन सा होगा, तो वैमनस्य का नवैमनस्य नहीं होता है, वैमनस्य का क्या होता है, सौमनस्य होता है। वैमनस्य का क्या हो जाएगा, सौमनस्य हो जाएगा। मेहमान का देखिए, अतिथि का क्या होता है, आतिथेय होता है, आतिथेय, ठीक है। और मेहमान का क्या होता है, मेजबान होता है, मेजबान। दुर्जन का क्या हो जाएगा, बोलो सर सज्जन हो जाएगा, साधुजन नहीं होगा। रुक्ष का मतलब रूखा, स्निग्ध का मतलब चिकना, तो रुक्ष का क्या हो जाएगा, स्निग्ध हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। अगला कह रहा अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। आपको बताना कौन सा आंसर होगा। दोहा के बारे में मैं बता देता हूं, पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। ठीक है, इसका उल्टा सोरठा होता है, 11-11 पहले चरण में, पहले तीसरे में, और 13-13 मात्राएं दूसरे और चौथे चरण में, ठीक है। उसके बाद बरवे में, बरवे का मतलब 12, ऐसे याद रखिएगा, बरवे मतलब 12। तो पहले और तीसरे चरण में 12-12, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं। गीतिका में आपको बताया था कितनी होती है, 26 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। 14 और 12 पर यति होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आ जाओ जरा, देखिएगा 14 और 12 पे यति होती। अब क्या कह रहा है, यहां जरा गिनो मेरे साथ, कैसे गिनोगे। देखो, जहां हर्ष स्वर लगा हो वहां एक मात्रा गिनी जाती है, जहां चंद्र बिंदु लगी हो वहां एक मात्रा गिनी जाती है, जहां दीर्घ स्वर लगा हो वहां 2 मात्राएं, जहां अनुस्वार और विसर्ग लगा हो 2 मात्राएं। अब देखो 1 2 3 4 4 2 6, 2 बड़ा हर्ष दीर्घ लगा है इसलिए 2 मात्राएं गिनी मैंने, ठीक है। तो 1 2 3 3 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10 10 11 11 1 12, कितनी हुई, 12 हो गई। उसके बाद 2 3 4 5 6 और 1 7, कितनी हुई, 7। तो 12 और 7 कहां हो रहा है, बोलो सर बरवे। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कुछ ना पता हो, अगर इसकी मात्राएं पता है गिन के बता दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, बताएगा। पंख है, पत्ता है, हाथ है, अंग्रेज है। अब पंख क्या है, बोले सर पंख का तत्सम क्या होता है, पक्ष होता है। पत्ता का क्या होता है, बोले सर पर्ण होता है। और हाथ का क्या होता है, बोले सर हस्त होता है। तो ये क्या हो गया, ये तत्सम हो गए, ये क्या हो गया, बोले सर ये तत्सम शब्द है सारे के सारे, ठीक है। और ये तद्भव शब्द है, ये तीनों क्या है, ये तीनों तद्भव शब्द है, ठीक है। बचा कौन सा साहब, बचा अंग्रेज। अंग्रेज ये क्या है, बोलो सर ये आपका तद्भव शब्द नहीं। बोलो क्लियर हुआ क्या, जल्दी जल्दी बताओ, स्पीड में, क्लियर हुआ या नहीं। बहुत शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, जरा बताइएगा। एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने आपको कई बार बताई है, एक वाक्य में अगर वापस, क्या बोलेंगे, एक वाक्य में वापस और लौटना लिखा हो, तो वापस का मतलब क्या होता है, दोबारा आया हुआ। लौटना का मतलब भी क्या होता है, दोबारा आया हुआ। ये दोनों क्या है, ये दोनों समानार्थी शब्द है, तो एक ही आएगा, चाहे इसको काटो चाहे इसको काटो, किसी एक को काट दो। श्री राम 14 वर्ष के वन से वापस लौटे, वन के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14, अब देखो सब में गलत है। यहां क्या कह रहा है, वापस और लौटे, ठीक है ना, गलत हो गया, वापस लौटे गलत हो गया, वापस लौट, सही कौन सा होगा, डी वाला होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी फ्री वाले मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गलतियां कर देते हैं, तो हम लोग को गलती नहीं करनी। क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस विकल्प में विलोम युग्म है, बताइएगा। विलोम युग्म मतलब क्या हुआ, जिसमें शुद्ध हो उसकी बात कर रहा है, ठीक। कुसुम का कुसंग, सम्मुख का विमुख, संन्यास का सन्यासी, असमय का असीम। अब देखिए असीम का क्या होता है, असीम का या तो ससीम कर दो
सीमा के साथ, सीमा मतलब वो वाली सीमा नहीं, और यहां पे या तो क्या कर दोगे, सीमित कर दोगे, दो में से कोई एक हो जाएगा। सीमित का वैसे असीमित होता है, और समय का क्या हो जाएगा, समय का असमय हो जाएगा। संन्यास का क्या होता है, बोलो सर गृहस्थ होता है, गृहस्थ, गृहस्थ होता है। सन्यासी का भी गृहस्थ ही होता है, क्या बोलेंगे, गृहस्थ ही होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा है भैया कुसुम का क्या होता है, तो कुसुम का कंटक कर दीजिएगा, कंटक मतलब कांटा, और कुसंग का क्या हो जाएगा, तो सुसंग हो जाएगा, सुसंग मतलब अच्छा संग। तो सम्मुख का क्या होता है, विमुख होता है, बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, बहुत बढ़िया। अगला क्या कह रहा है, किस विकल्प में विलोम युग्म है, जरा बताइएगा, मतलब फिर से विलोम सही है, जो शुद्ध वाला बताइएगा, शुद्ध बताना है आपको, जल्दी जल्दी कमेंट करो सभी लोग। निर्मल का निर्मूल, सापेक्ष का निरपेक्ष, घटना का घटाना, और पर्याप्त का पर्याय। तो पर्याय का क्या हो जाएगा, विपर्याय हो जाएगा, विपर्याय। विपर्याय का मतलब क्या होता है, जो विलोम शब्द है, और पर्याय मतलब पर्यायवाची समानार्थी शब्द। पर्याप्त का क्या हो जाएगा, बोलो सर अपर्याप्त हो जाएगा, अपर्याप्त, ठीक है। घटना का क्या हो जाएगा, बोलो सर बढ़ना हो जाएगा, बढ़ना। और घटाना का क्या हो जाएगा, बोलो सर घटाना का जोड़ना हो जाएगा, घटाना का जोड़ना, ठीक है। निरपेक्ष का सापेक्ष, निर्मूल का क्या हो जाएगा, निर्मूल बिना मूल के, तो समूल कर देंगे मूल के साथ में। निर्मल का क्या हो जाएगा, तो निर्मल का मलिन हो जाएगा, मलिन मतलब गंदा, निर्मल मतलब सुंदर, मतलब सुंदर नहीं स्वच्छ। बचा कौन सा, बी वाला, सापेक्ष का क्या होता है, निरपेक्ष होता है, बी आपका राइट आंसर हो गया। समझ आ रहा है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नांकित में योगरूढ़ शब्द कौन सा है। तो योगरूढ़ का मतलब क्या होता है, जैसे बहुव्रीहि समास आप लोग पढ़ते हो, बस समझ लो बहुव्रीहि समास योगरूढ़ शब्द होता है, ठीक है। संदीप को ब्लॉक करता हूं, बहुत हो गया इसका भाई, बड़ी देर से मैंने इसको देख लिया है, अब ये नहीं सुधरेगा, ये पक्का संस्कार इसके गड़बड़ है, मैं समझ गया, इसके संस्कार गलत तरीके से डाले गए हैं भाई, तो ये नहीं सुधरने वाला है। और मैं क्या, कोई नहीं सुधार पाएगा इसको, इस दुनिया में ऐसे किसी ने जन्म ही नहीं लिया जो इसको सुधार पाए, और इसको सुधारने के लिए अवतार होगा किसी का, ठीक है, इसको सुधारने के लिए अवतार होगा, या खान मान सर की क्लास में कभी पहुंच गया तो ये लड़का सुधर जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला देखिएगा, विशाल काय, क्या बोलेंगे, विशाल प्लस काय, क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या निकलेगा, विशाल और उसके बाद काय। तो जो दो काया, विशाल काया, काया होता है बेसिकली, ठीक है ना, काया शरीर को बोलते हैं काया। अब देखो दो शब्दों से मिलकर के बना, इसका मतलब ये क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया, जो दो अलग अलग रूढ़ शब्दों से मिलकर के बनता है। पुष्प क्या है, रूढ़ शब्द है, जिसको तोड़ने पे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कुमुदिनी ये भी रूढ़ शब्द आएगा, लेकिन पंकज को जब तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो पंक का मतलब क्या होता है, कीचड़ होता है, जा का मतलब होता है जन्मा, कीचड़ में जन्मा, यही अर्थ होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने कहा पंकज, ये तीसरा अर्थ प्रदान हो गया कमल, जैसे ही अब ये तीसरा अर्थ प्रदान हो गया, इसका मतलब अर्थ क्या होना चाहिए था, अर्थ होना चाहिए था कीचड़ में जन्मा हुआ, लेकिन जैसे ही कहा पंकज, इसका मतलब हो गया कमल, अर्थात तीसरा अर्थ प्रधान, और जहां तीसरा अर्थ प्रधान वहां क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, बोले तो योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अगला देखिएगा, हाँ इसको पढ़ाई छोड़ के मुजरे में जाना चाहिए भाई, कहीं मुजरा हो रहा है वहां चले जाओ, ठीक है, बढ़िया फूल गजरा लगा के ऐसे बैठो, कहे तो डांस दिखाओ, और पिताजी से पैसा ले लो, बस डांस देखते रहो। या क्या बोलते हैं, यूपी में, अगर यूपी से बिलोंग करते हो तो नौटंकी होती है यूपी में, लोक नृत्य है, आपको पता होगा, बस वहां पे जाकर के उड़ाओ, खूब डांस देखो, ज्यादा हो तो मम्मी पापा को भी लिए चले जाओ, साथ में बैठ के देखो, और मजा आएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे क्या कहा जाता है, अप्रमाणिक, अप्रमेय, प्रमेय या प्रयोजन। तो प्रमेय, अप्रमेय का मतलब क्या होता है, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, ना हो सके उसे क्या बोलेंगे, उसे अप्रमेय कहते हैं, और जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो सके उसे क्या कहते हैं साहब, उसे प्रमेय कहते हैं, ठीक है। प्रयोजनीय का मतलब होता है प्रयोजन करने योग्य। कह रहा पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, बताएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग भैया, पैतृक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बताइएगा। चलिए बताइए सभी लोग, स्पीड में आंसर करिएगा सभी के सभी।
तो संदीप भाई वहीं चला जा जहाँ पे नौटंकी हो रही हो, सही रहेगा। तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है और तुम्हारी कहीं भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी वहीं जरूरत है भाई जहाँ से तुम आए हो। इतना ही बोलूंगा तुम्हारे लिए, बाकी मेरे पास शब्द नहीं, मैं निशब्द हो गया, मैं शून्य हो गया संदीप को लेकर के। पैतृक में कौन सा आएगा? चलिए देखिए इसको यहां तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, बोलो सर पितृ निकलेगा, और उसके बाद क्या निकलेगा, अक निकलेगा। पितृ धन अक अर्थात पैतृक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा बताएगा, निष्काम। अब इसको जब तोड़ेंगे, अगर इसमें आपसे पूछे कौन सी संधि है, तो आप क्या कहोगे, कहोगे सर यहाँ पे आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा। और इसको जब आप तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, बोलो सर इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ से निकलेगा निह धन काम, निह प्लस काम निकलेगा, सा का क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये विसर्ग लग जाएगा, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी। अगर संस्कृत का उपसर्ग पूछता तो क्या हो जाता, नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, संस्कृत का नहीं पूछा, हिंदी का पूछा है। इसका मतलब इसको जब तोड़ेंगे क्या निकलेगा, यहाँ पे सा बन जाएगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, काम आएगा, तो निष्काम हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है कि मरने की इच्छा को क्या कहते हैं बताइएगा सभी लोग। मुमुक्षा किसे कहा जाता है, बोलो सर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। मोक्ष प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसे क्या बोलते हैं, कहेंगे सर उसे मुमुक्षा बोलते हैं। जिजीविषा का मतलब क्या होता है, बोलो सर जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा। जो जीवन जीने की इच्छा है उसे क्या कहते हैं, उसे जिजीविषा कहते हैं। उत्सर्गेक्षा मतलब उत्सर्ग करने की इच्छा, उत्सर्ग करने की इच्छा, इसे क्या बोलते हैं, इच्छा। ठीक। मुमूर्षा का मतलब होता है मरने की इच्छा, और मुमुर्षु का मतलब मरने का इच्छुक, मुक्षु मतलब मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक, और जिजीविषु अगर आ जाए तो जीवन जीने का इच्छुक। और यहीं पे एक शब्द और आता है, ले लीजिएगा इसको भी, अगर आ जाए कहीं पे जिगीषा, क्या आ जाए, शब्द आ जाए आपके सामने जिगीषा, जिगीषा का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, जीतने की इच्छा को जिगीषा कहते हैं। जीतने की इच्छा क्या कहलाती है, जिगीषा कहलाती है। अगर जिगीषु लिखा होता तो जीतने का इच्छुक हो जाता। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा सार्थक शब्द नहीं है बताइएगा। दूत का कार्य कौन करता है, द्वैत्य करता है, सही है साहब। हर 15 दिन में होने वाला पाक्षिक कहलाता है, बोलो सर सही है साहब। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है, बोलो सर सही है साहब। लेकिन दीक्षा देने वाला को क्या कहते हैं, जैसे शिक्षा देने वाले को शिक्षक, इसी तरह से दीक्षा देने वाले को दीक्षक कहा जाता है। ठीक है, और दीक्षांत का मतलब होता है दीक्षा का समाप्ति, दीक्षा की समाप्ति, दीक्षा की समाप्ति पर होने वाला प्रोग्राम, समाप्ति वाला कार्यक्रम, उसको दीक्षांत बोलते हैं। तो डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा देखिएगा, होश उड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, घर फूंक कर तमाशा देखना, अपनी हानि करके मजे उड़ाना, ये कह सकते हैं। और होश उड़ जाना, घिंगी बंधना, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, चुटकियों में उड़ाना। आंसर बताइएगा कौन सा होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सभी लोग। सॉरी, हाँ कोई बात नहीं संदीप भाई, कोई बात नहीं, जो तुम करो वो सही है, ऊपर वाला सब देखता है भाई, ऊपर वाला सब देखता है। तो होश उड़ जाने का मतलब क्या हुआ, सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। और यहां पे आपको बताना तत्सम शब्द कौन सा होगा। अंग रखा है, अंगोछा है, अक्षवाट है, या अढ़ाई है। अढ़ाई का मतलब क्या होता है, बोलो सर अढ़ाई का तत्सम जो होता है वो अर्ध क्या बोलते हैं, अढ़ाई अर्ध तृतीय, अर्ध तृतीय बोलेंगे। ठीक है, अक्षवाट को क्या कहा जाता है, अक्षवाट को अखाड़ा बोलते हैं, तद्भव है इसका, इधर लिखता हूं। अंगोछा को क्या बोलते हैं, अंग प्रोछा बोलते हैं, अंग प्रोछा। और अंग रखा को क्या बोलते हैं, बोलो सर अंग रक्षक बोलते हैं, अंग रक्षक। ठीक है, अब समझो जरा, अक्षवाट को क्या बोलते हैं, बोलो सर अखाड़ा बोलते हैं, अखाड़ा। और अगर कभी पूछे आपसे अखरोट को क्या बोलते हैं, दोनों में कंफ्यूजन होती है। अखरोट, तब आप क्या कहोगे, अखरोट को अक्षोट बोलते हैं। तो अखरोट जब कभी पूछेगा तो ये दोनों ऑप्शन देता है,
आपके सामने अखाड़ा वाला भी ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, ये तत्सम शब्द है, सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विज के अनेकार्थी शब्द के लिए कौन सा सही होगा, बताइएगा कौन सा सही नहीं है। द्विज का मतलब 2 बार जन्म लेने वाला, इसका मतलब क्या होता है, 2 बार जन्मा, 2 बार जन्मा। द्विज किसे कहा जाता है, बोलो सर चंद्रमा को भी बोलते हैं, द्विज पक्षी को भी बोलते हैं, द्विज ब्राह्मण को भी बोलते हैं, ब्राह्मण को, और द्विज जो है छत्री को भी बोला जाता है, छत्री को भी द्विज कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, दांत को भी क्या कहते हैं, बोलो सर दांत को भी द्विज कहा जाता है, दांत को। तो ब्राह्मण हो गया, पक्षी हो गया, दांत हो गया, विदेह नहीं, विदेह मतलब बिना देह के। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, जान के लाले पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो स्वयं को संकट में डालना, गंभीर संकट में होना, संकट टलना, मुसीबत में गुजारा करना। जान के लाले पड़ने का अर्थ क्या होगा, सबसे सटीक अर्थ बताइएगा। अखिल जी, टाइम तो मुझे भी नहीं क्या पता, बाबा का आशीर्वाद लग जाए। बिल्कुल लगेगा भाई। चलो जल्दी जल्दी आंसर बताओ। संदीप भाई बस करो, कह तो दिया, अब एक ही कॉपी पेस्ट करते जाओगे, मजा आएगा क्या, नहीं आएगा। अब कुछ और नया लिखो, अब नया लिखो मेरे भाई, पुराना मत लिखो। जान के लाले पड़ना मतलब गंभीर संकट में होना, बी वाला हो जाएगा राइट। अगला क्या कह रहा है, विद्या और बुद्धि से हीन मानो पशु से भी बदतर है, पंक्ति में कौन सा कारक है जरा बताइएगा। विद्या और बुद्धि से हीन मानो, ठीक है, विद्या और बुद्धि से हीन मानो पशु से भी बदतर है, पंक्ति में कौन सा कारक होगा। तो विद्या और बुद्धि से हीन, बुद्धि से भी हीन और विद्या से भी हीन, विद्या से हीन मतलब विद्या से भी अलग हो रहा है, बुद्धि से भी अलग हो रहा है। तो जब अलगाव की स्थिति आए, किसकी स्थिति आए मेरे भाई, जब अलगाव की स्थिति आए तो वहां क्या होता है, बोलो सर वहां पे अपादान कारक होता है, जिसकी विभक्ति से होती है, किसके अर्थ में, अपादान क्या बोलते हैं, अलगाव के अर्थ में, तुलना के अर्थ में, निकलने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। अगला कह रहा है अभिप्सा का सही संधि विच्छेद क्या होगा जरा बताइएगा। तो इसको जब तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर यहां से निकलेगा अभि, और उसके बाद क्या आएगा, इप्सा, ठीक है। इसमें कौन सी संधि होगी, तो बोलो सर यहाँ पे आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, यहां से क्या निकलेगा, छोटी, और यहां से निकलेगी बड़ी, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। अभी प्लस इप्सा हो जाएगा, जो कि सी वाले आंसर में आपका लिखा हुआ है, यही आपका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपका है होमवर्क, ये क्या है, ये होमवर्क है, सभी को बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आवाहन का विपरीतार्थक क्या होगा, सभी लोग बताएंगे, जितने लोग भी हैं, मैं सबका इंतजार करूंगा।